बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमा नौरी। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आपका दिन? और इसके साथ ही गर्मी भी बहुत शदीद पड़ रही है और लोड शेडिंग भी जो है ना वो साथ साथ बहुत ज़्यादा होने लग गई है। अब तो काफ़ी हद तक हम ये देखते थे कि पहले मुल्तान में हम लोग थोड़े पुरसकून हो गए थे कि लाइट नहीं जाती थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो ये है कि आपका पता ही नहीं चलता। लाइट जो है वो लोड शेडिंग की वजह से आप बड़े सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं, किसी की नींद पूरी नहीं होती और रातों को 5-5, 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तो गर्मी शदीद है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनों का बहुत ज़्यादा, आपके जो बच्चे हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और साथ ही मैं ये बात करना लाजमी समझूंगी कि हमेशा इंसान को ना दूसरों की मदद करते रहना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा जेस्चर भी है कि आपकी तरबियत बताती है कि आप किस घर से हैं, किस ख़ानदान से हैं। जब आप दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो मुश्किलें हैं और परेशानियाँ हैं वो किस तरह जल्दी से हल होना शुरू हो जाएंगी। तो दूसरों के लिए भी आसानियाँ किया करें और अपने लिए भी। तो इसके साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ कुछ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर अरशद अब्बास साहब, जो कि फोकल पर्सन डिस्ट्रिक्ट डिजीज प्रोग्राम से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अफाक हैदर, सिंगर हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अफाक, क्या हाल चाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ ही नाज़रीन, ये जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, ये है जी रीत रंग इल्बाइस का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, जिससे हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि समर कलेक्शन उनकी बहुत अच्छी आई हुई है, तो जाएं लाजमी विजिट करें। और पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, आज नेकी की बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह ने एक मकाम पर फरमाया कि इम्मा ना बनो। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, इम्मा से क्या मुराद है? आपने फरमाया कि इम्मा से मुराद ये है कि वो मेरे साथ अगर ऐसा करेगा तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, यानी इस इंतज़ार में रहना कि दूसरा मेरे साथ अच्छा सलूक करे तो मैं उसके साथ अच्छा सलूक करूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुमसे कोई कता रहमी करता है तुम उससे सिला रहमी करो, और अगर कोई तुम्हें महरूम करता है तुम उसको अता करो। यानी रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात की तलकीन फरमाई है कि हम सिला रहमी करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसे पसंद किया है। सिला रहमी से मुराद ये होता है कि जो आपके खूनी रिश्ते हैं, जो आपके करीबी रिश्ते हैं, आप उनके हुकूक का ख्याल रखें। हम अक्सर तौर पर गैरों में सब कुछ तकसीम करते हैं, यानी हम बहुत से ऐसे लोग कि जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, गरीब हैं, हम उनको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन सिला रहमी में जो हमारे अपने रिश्तेदार होते हैं, करीबी रिश्तेदार होते हैं, हम उनके अहवाल से और उनके मामलात से वाकिफ़ नहीं होते, और बाद औक़ात ये हम जो भी करते हैं इरादतन करते हैं। हमें अपने रिश्तेदार बोझ महसूस होते हैं, और जबकि दूसरों को देना हमें अच्छा लगता है। कुरान पाक हमें इस बात की तालीम देता है कि हमें सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी से मुराद ये नहीं है कि सिर्फ उनसे गुफ्तगू और कलाम और ताल्लुक़ रखना, बल्कि इससे मुराद ये है कि उनके हुकूक का भी ख्याल रखा जाए। बहुत शुक्रिया। और हमेशा हमें जो है स्कॉलर, जो मजहबी हमारे स्कॉलर हैं, वो हमेशा हमें एक अच्छी बात बताते हैं। जिस तरह आज उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात की, मैंने अभी बात की थी कि हमेशा दूसरों की मदद किया करें, तो इस पर भी कि हम अपने जो रिश्तेदार हैं, अगर हम इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी हम मदद कर सकते हैं। और ये वाकई बात हकीकत है कि आजकल हम इन चीज़ों से, अपने रिश्तेदारों से ना बहुत दूर होते जा रहे हैं। हम अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा दूसरे लोगों को तरजीह देते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को जो है वो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। और अगर वो हमारे घर भी आ जाएं तो उनका हमें ऐसा लग रहा होता है कि बस ये कब जाएंगे। ऐसा है कि डॉक्टर साहब ये चीजें हमारे अंदर ऐसे आती जा रही हैं, हमारे जो रवैये हैं वो इस तरह के तल्ख होते जा रहे हैं कि हम अपनों से जो है वो दूरी इख्तियार करें। हालांकि जितना प्यार और जितने मोहब्बत आप अपनों के साथ कायम रख सकते हैं, और उनके साथ जो आपकी सिंसियरिटी और जो ताल्लुक है वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो आपस में प्यार मोहब्बत जो है वो रखना सीखें, एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटें बिखेरना सीखें। डॉक्टर साहब, क्या हालचाल है आपके? ठीक हैं आप?
अच्छा, आज हम नाज़रीन डॉक्टर साहब से बात करेंगे, एड्स पे बात कर रहे हैं कि एड्स क्या बीमारी है, किस तरह ये लाहक होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस हवाले से बात, सबसे पहले तो एड्स के हवाले से जान लेते हैं ना कि ये बीमारी क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया शो में इनवाइट करने का और थोड़ी लोगों को, पब्लिक को आगाही देने का। एड्स बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है, बल्कि बीमारियों का मजमूआ हम इसको कहेंगे। ये सिंड्रोम है, एक एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक मखसूस वायरस के जरिए फैलता है, जिसको HIV कहा जाता है, ह्यूमन इम्यून डेफिशिएंसी वायरस। तो ये वायरस जो है, ये इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उसको कम कर देता है, जिसके नतीजे में मज़ीद कई बीमारियां जो हैं वो मरीज़ को लाहक हो जाती हैं। तो इस वजह से हम इसको डिजीज़ से बढ़ के इसको हम सिंड्रोम कहते हैं। अब जो इसका वायरस है, HIV वायरस जिसको कहा जाता है, ये एक RNA वायरस है जो खून और खून की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनके ज़रिए जो है वो फैलता है। जिस तरह किसी का जो है वो, किसी ने जो है नीडल इस्तेमाल की, नीडल पर एक इंजरी हुई है या मिसयूज़ हुई हैं, सिरिंजेस मिसयूज़ हुई हैं, इसी तरह ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है उससे ये फैल सकता है। इसी तरह जो है वो जिनसी बेराह रवी से जो है ये फैलता है। माँ से बच्चे को जो है वो वर्टिकल ट्रांसमिशन जो है वो इसकी हो जाती है। इसी तरह और ये जिस्म के सिक्रीशंस में खारिज होता है, ब्लड में और इवन के ब्रेस्ट मिल्क में भी जो है ये एक्सक्रीट होता है। ठीक है। तो जब ये बीमारी फैल जाती है तो सबसे पहले ये हमारा जो इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियाती निज़ाम है, उस पर जो है ये एक्शन करती है, जिसके नतीजे में जो है सबसे पहले इम्यूनिटी कम होती है। तो इम्यूनिटी कम होने के नतीजे में अपॉर्चुनिस्टिक जो हमारी इन्फेक्शन होती हैं वो होना शुरू हो जाती हैं। नमूनिया हो जाता है, जनरलाइज उसको हम कहेंगे कि उसकी जो है जिस्म में कमज़ोरी, नकाहत, ठीक है, इसी तरह फीवर, बाकी सारे मामला ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान जो है कुछ अरसे में ही जो है वो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए अब इलाज जो है वो मौजूद है। एड्स कंट्रोल हमारा पंजाब गवर्नमेंट का जो है पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इस पर काम कर रहा है। ठीक है। और उन्होंने अपनी जो है ना साइट्स हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट बनाई हुई हैं। मुल्तान में भी हमारे DHQ हॉस्पिटल जो है वहाँ पे इसके इलाज की जो है वो तशखीस और इलाज की सहूलत जो है वो मौजूद है। तो ये इसको एक खतरनाक मर्ज कहा जा सकता है? जी, खतरनाक मर्ज है, बिल्कुल है। फिर वायरस जो है वो एक से दूसरे इंसान में फैलता है, जरिया जो है वो खून के जरिए। शेव करवाइए आपने जो है, उसमें अगर उसने जो है ब्लेड ठीक नहीं यूज़ किया, जहाँ जहाँ से खून फैल सकता है वहाँ से ये बीमारी फैल सकती है। सही। अच्छा, आफाक से भी जानते हैं। आफाक, क्या हाल चाल है? ठीक हैं? क्या हो रहा है आजकल? क्या एक्टिविटीज हैं? आजकल जॉब चल रही है, जॉब के बाद बस जब रिलैक्स हो म्यूजिक के साथ जोड़ लेते हैं। पूरा दिन की थकान होती है, जब गिटार आता है तो फिर वो थकान दूर हो जाती है। इंटरेस्ट जिस चीज में हो तो जाहिर सी बात है आपको वो फिर उससे ज्यादा नहीं होता कि थकावट महसूस होने लगता है। ऐसे ही है ना? और वैसे भी अगर आप अच्छा म्यूजिक सुन रहे हो तो वो आपके मूड को वैसे ही चेंज कर देता है। ठीक है। और खुद अब जब गाने वाले हों और फिर तो क्या ही बात है जी। तो अच्छा, म्यूजिक कौन सा आजकल कोई अपने काम कर रहे हैं म्यूजिक पे? ये तो चले जॉब तो आप कर ही रहे हैं। बिल्कुल अपना काम कर रहा हूँ म्यूजिक के हवाले से। हमारे जो विशाल म्यूजिक जोन के जो लड़के हैं वो सारे अपना ऑफिशियल सॉन्ग्स कर रहे हैं और मैं भी अपना इंशाल्लाह ऑफिशियल सॉन्ग कुछ अर्से के अंदर रिलीज़ करने वाला हूँ। तो ये है कि मेरी सजेशन जितने भी यंगस्टर्स हैं कि वो अभी तक कवर्स पे जो डिपेंड कर रहे हैं कि कवर्स ही करने हैं, अपना कोई म्यूज़िक नहीं बनाना, तो उनके लिए मेरा मशवरा है कि वो अपने म्यूज़िक की तरफ जब आएंगे उनका माइंड जो है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा काम करेगा म्यूज़िक के हवाले से। अपनी कंपोजिशन में फ़ायदा ये होता है कि आपको म्यूज़िक के साथ खेलना जो है वो आ जाता है। आप कवर्स में ना आप उसी जो पहले बना हुआ है, जो सुर बने हुए हैं, जो कंपोजिशंस बनी हुई हैं, आप उसी में खेल होते हैं। जब आप अपना कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ना तो आपका माइंड क्रिएटिव होता है। आप कहते हैं कि आई कैन डू दिस, ये भी हो सकता है, इसमें ये भी कर सकते हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह अपने सॉन्ग्स बनाने हैं और इंशाल्लाह एल्बम निकालनी है अपनी एक। चलें, अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। तो आज हमें क्या सुनाने जा रहे हैं आप?
हाँ, आजकल सूफीज़म के साथ मेरा थोड़ा सा ज़्यादा अटैचमेंट है, तो मैं आपको सूफीज़म के साथ जो मुंसलिक लोग हैं वो समझते हैं इन चीज़ों को, और मैं आपको वही वो सुनाने वैसे लगा ही हूँ। सबको बड़ा पसंद होता है ना, वैसे ही आप उसको गाएं तो। अच्छा, म्यूजिक का अपना जाहिर सी बात है, सूफी आप जब गा रहे हो तो वो अपना ही एक उसका अलग मजा है। अगर आपको डॉक्टर साहब म्यूजिक पसंद है? सुन लेता हूँ कभी। सुन लेते हैं, कभी गुनगुनाने का नहीं हुआ शौक? नहीं। अच्छा, क्योंकि हर इंसान के अंदर ये चीज होती है कि वो गुनगुनाता है लाजमी, चाहे जो मर्जी हो जाए। माने ना माने वो एक अलग बात है। देखिए, हर इंसान के अंदर सुर का एलिमेंट मौजूद है। हाँ, आपको कैसे पता चलता है कि अगला बंदा सुर में गा रहा है या बेसुरा गा रहा है? आपको अगर सुर की नहीं समझ तो आपको नहीं पता चलेगा कि ये सुर में है या नहीं है। नहीं पता चल जाता है इतना पता चलता है आपको, आपको, क्योंकि हर आप इंसान के अंदर सुर का element है। बिल्कुल ऐसे ही है। कहते हैं हर इंसान के अंदर जो है एक छोटा सा आर्टिस्ट जरूर मौजूद होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो उस आर्टिस्ट को बाहर ले आते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो शायद उस आर्टिस्ट को बाहर नहीं लाते, और वो अपने अंदर तक ही महसूस रखते हैं उसको। अच्छा सर, जिस तरह आप एड्स पे बात कर रहे थे, एक तो हम इसके बारे में जानेंगे कि क्या वजूहात होती हैं और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। हाँ जी, वजूहात इसके हम वजह तो वो यही वायरस ही है, HIV। अब ठीक इसके होते हैं रिस्क फैक्टर के, किन रिस्क फैक्टर से ये ज़्यादा फैलता है। इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है कि ये खून से फैलने वाली बीमारी है। अब खून या खून की प्रोडक्ट्स जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में यूज़ होती हैं, जैसे आपके प्लेटलेट्स हैं, प्लाज्मा है, या खून का इंतकाल है, ब्लड डोनेशन है, या IV ड्रग एब्यूज़र्स होते हैं हमारे, या जहाँ सिरिंजेस का इस्तेमाल हो रहा है, शेव हो रही है जहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे जो है वो ब्लड की कंटेमिनेट होके दूसरे तक फैलने के जो हैं वो चांसेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें अगर स्टरलाइज्ड नहीं है, इनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई एड्स से, तो यहाँ से एड्स जो है वो फैल सकता है। तो इसमें क्या कैसे पता चलेगा, सिम्टम्स क्या होंगे हाँ, इसके? सिम्टम्स जो हैं वो इसमें एक तो सबसे पहले जब पेशेंट में जो वायरस होता है उसका, जैसे मैंने बताया कि इसकी इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, तो फिर उसमें सबसे पहले फ्लू लाइक सिम्टम्स आती हैं, यानी जनरलाइज उसको थकावट, नकाहत महसूस होगी, थोड़ा सा फ्लू भी होगा उसको, उसके जिस्म में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता रेस्पिरेटरी सिस्टम उसका इन्वॉल्व होता है, जिसमें पेशेंट को जो है वो नमूनिया हो जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर जब वो बीमारी होती है उसकी मज़ीद जो पेचीदगियाँ होती हैं कि उसके थोड़े से गुर्दों पे असर हो जाता है, लीवर भी इन्वॉल्व हो जाता है, साथ सर्कुलेशन मुतासिर होती है। तो ये करते करते जो है वो पेशेंट के ऑलमोस्ट तमाम ऑर्गन सिस्टम जो है ना उसको इन्वॉल्व कर लेता है, लिम्फ नोड्स को इन्वॉल्व कर लेता है। तो अल्टीमेटली फिर पेशेंट जो है वो अगर ट्रीट ना हो टाइमली, डायग्नोज ना हो टाइमली, तो फिर वो मौत के मुंह में चला जाता है। ठीक है, तो फिर इससे रिलेटेड कोई वैक्सीन, कोई इलाज आया? इसमें यूँ होता है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं शायद एड्स लाइलाज है। नहीं, अब लाइलाज नहीं रहा। इसमें पेशेंट जब हमारे पास कोई आता है सस्पेक्ट इस तरह के, मोस्टली जैसे ये IV ड्रग एब्यूजर्स होते हैं, जो नशे के अफराद होते हैं, जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये ज़्यादा इसके सस्पेक्ट्स होते हैं, या जो जिनसी बेहरारवी का शिकार हैं, ठीक है, वो इसका शिकार होते हैं। इसके अलावा जहाँ ये आप देखें कि जो उनकी बोतलें अक्सर लोग बेच देते हैं, या स्क्रीनिंग किए बगैर जो है कोई लगा देता है, तो इससे फैलते हैं। तो इलाज इनका ये होता है कि हम इनका टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद फिर इसका एक प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट की जो है वो ट्रीटमेंट होती है। ठीक है। अब रिसेंटली जो है वो इसकी जो है वो वैक्सीन भी आ गई है, तो अब बहुत जल्द पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, मतलब अभी पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, अभी नहीं, वो ऑर्डर पे कुछ होंगे जो वेंडर्स के थ्रू या किसी के थ्रू मंगवा तो लेंगे, लेकिन जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे अभी नहीं है उसकी। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल पे अभी नहीं आई? रिसेंटली आई है ना। हाँ, सही। जी। चले, इसका इलाज आ चुका है, मतलब ये आप कह सकते सकते हैं कि इसका लाइलाज इसको नहीं कह सकते, इसका इलाज मुमकिन है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन इलाज से जैसे कहते हैं परहेज जरूरी है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन जरूरी है कि बंदा इस तरफ थोड़ा सा कॉन्शियस होकर रहे, जो है तो बेहतर है उससे। अच्छा, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? एहतियाती तदाबीर ये है कि एक तो अगर कोई ब्लड लगवाए तो इस चीज़ को इंश्योर करे कि जिस लैब से लगवाया उसने HIV और तमाम
इसके अलावा जो बाकी हेपेटाइटिस या दूसरी उनकी स्क्रीनिंग किया हुआ ब्लड है अपना, ठीक है, वो अगर शेव कराने जाता है तो इंश्योर करे कि जो है वो ब्लेड जो है वो न्यू इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी पर्सनल ताल्लुकात हैं तो वो अपनी स्पाउस तक ही महदूद रखे, ठीक है। और बाकी जो भी ब्लड की प्रोडक्ट्स जिस तरह प्लेटलेट्स लगते हैं, थैलेसीमिया बच्चों को लगते हैं, दूसरी बीमारियों के, वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि ये जो हैं ये स्क्रीन शुदा हैं, HIV से जो हैं वो पाक हैं, बड़े इनमें जो है वो किसी ऐसे बंदे से नहीं लिया गया कि जो HIV पॉजिटिव था, ठीक है। इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा टैटू बनवाते हैं, टैटू बनवाते हैं जैसे लोग ब्यूटिशियन, तो टैटू में भी जो अगर उसने वो उसकी क्यूरेट है वो नई नहीं लगाई, स्टरलाइज नहीं की हुई, तो उससे भी अगर उससे पिछले वाले पेशेंट HIV पॉजिटिव था तो वो नेक्स्ट को जो है वो ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगी। इसी तरह नाक छिदवाते हैं लोग, नाक या कान, तो यहाँ से भी जो है ना वो यहाँ से भी बीमारी फैलने का खतरा होता है। फिर मदर की स्क्रीनिंग ज़रूरी है, ठीक है। मदर अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो जाहिर है उसने ब्रेस्ट फीड कराना है बच्चे को, तो ये इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है, माँ से बच्चे, बच्चे से माँ से बच्चे को जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। तो अगर स्क्रीनिंग होगी तो टाइमली उसका इलाज हो जाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से, और इसमें ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर सकती माँ जो है ना, अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकती, ठीक है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ों को आपने एहतियात करना है, तभी वो कहते हैं ना आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो आप अपने बच्चे की सेहत का भी ख्याल रख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अलावा आपसे ये भी जानेंगे कि इसमें इस टाइम पाकिस्तान में क्या तादाद है? पाकिस्तान में मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें वैसे ये इतना ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंट जो है वो नहीं है पड़ा पाकिस्तान में जो है, ठीक है। हाँ, लेकिन हम इसकी स्क्रीनिंग ज़रूर करते हैं। जो हमारे ख़ास तौर पे TB के पेशेंट्स होते हैं, या हमारे जेलों में इनमेट्स होते हैं, या किसी इदारों में जब कोई न्यू इनकम्पिटेंट गवर्नमेंट सर्विस में आता है, या जैसे यहाँ से बाहर कुछ मुल्क की प्रोविजंस हैं बड़ी कि जो हमारे पास आए तो ये स्क्रीनिंग जो है ना वो करा किया है, ठीक है। तो ये टेस्ट वगैरह कहाँ किए जाते हैं? कभी गवर्नमेंट उसमें इदारे में आप आके में मौजूद है, किट के जरिए होता है, और HIV किट्स जो है ना वो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में भी अवेलेबल हैं बड़ी, और गवर्नमेंट में भी जो है वो अवेलेबल हैं, तो इजीली जो है ना वो ये हो जाता है, इतना महंगा भी नहीं है इतना, ठीक है। तो आप जाके अपना इलाज जो है वहाँ पे ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं और टेस्ट भी करवा सकते हैं। सही। अच्छा आफाक, ये बताओ कौन से फेवरेट सिंगर्स है जिनसे इंस्पायर होकर तुमने म्यूजिक स्टार्ट किया? कोई एक नहीं है, सिंगर सारे हमें पसंद है, जो अच्छा गाता है वो हमारा फेवरेट। एक होता है ना आपके बड़े मोस्ट फेवरेट होता है जिसको आप लेकर आप इंस्पायर होते हो कि हाँ इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह। हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स जो हैं लेजेंड्स भी हमारे, तो आप किन से इंस्पायर हुए? बेसिकली दो लोग ऐसे हैं जिनसे मैं इंस्पायर हुआ था। अगर आप स्टेज परफॉर्मर की बात करें तो मैं आतिफ असलम से इंस्पायर हुआ था कि स्टेज परफॉर्मर बनना चाहिए और लाइव करना चाहिए म्यूजिक। सिर्फ कहते हैं ना वो स्टूडियो वर्क नहीं होना चाहिए आपका कि आपको ऑटो ट्यून के सहारा लेना पड़े। तो आतिफ असलम है वन ऑफ द लिस्ट जो कि मुझे स्टेज परफॉर्मर के हिसाब से वो फेवरेट है। और दूसरे जो मेरे आर्टिस्ट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं। उन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, ये जो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ उन्होंने जो वर्क किया था, पूरी दुनिया में क्लासिकल म्यूज़िक फैलाया था, तो मैं इन दोनों से ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बाकी भी अच्छे लगते हैं, वो भी अच्छे हैं, मतलब फेवरेट लिस्ट में आते हैं, लेकिन टॉप ऑफ द लिस्ट इन दोनों की जो मैं रखता हूँ इज्जत, वो अलग हर किसी के फेवरेट होते हैं ना, जो फेवरेट होता है वो तो फिर कुछ खास होता है। वो खास यही है कि उनसे इंस्पायरेशन मिलती है आपको। अब आतिफ असलम वो है, वो स्टेज परफॉर्मर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान में स्टेज परफॉर्मिंग का इतना पहले ट्रेंड। तो आप कोई इवेंट्स वगैरह भी कर रहे हो? जी, इवेंट्स भी करते हैं। अच्छा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही एट 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कल जो है म्यूज़ियम डे मनाया गया है, तो थोड़ा सा म्यूज़ियम के हवाले से जो है उस पर बात करेंगे, उसकी अहमियत के हवाले से। हम अगर अपने मुल्तान शहर की बात करें तो हमारा मुल्तान शहर एक तारीख़ी शहर है, और अगर हम इस पर बात करें तो इसका जो सकाफ़त और हमारा जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा वसी है। अगर हम बात करें यहाँ पर म्यूज़ियम की, तो वो एक बहुत जो है ना किल्लत है, यहाँ पर एक अलमिया है कि हमारे पास म्यूज़ियम जो है वो
नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी तारीखी चीज़ें हमारी जो है वो तबाह हो रही हैं। हम अगर देखें यहाँ पर कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो बहुत पुराने हैं। बहुत सारे इधर क्योंकि सूफिया इकराम जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आए और उन्होंने दीन को सिखाया, फैलाया। अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मज़ार हैं। बहुत सारी ऐसी हमारी जो हम अगर किला कोहना कासिम बाग की बात करें, वहाँ पर किले की हवाले से सूरत हाल देखें तो मज़ारों को छोड़कर दूसरे और बहुत सारी ऐसे मकामात हैं जिनको हम अगर सेव करना चाहें तो हम कर सकते हैं, उस पर अगर काम करना चाहें तो बहुत सारी हमारी ऐसी तारीखी चीज़ें हैं जो कि शो होनी चाहिए, जो हमारी जनरेशन को पता चलनी चाहिए कि इस पर कितना जो पुराना एक जो टाइम गुजरा, जो एक वक्त गुजर चुका है, लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी और क्या क्या चीज़ें थीं वो आज तक हमें पता नहीं है। अगर हम मुल्तान की तारीख के हवाले से भी बात करें तो बहुत सारे लोगों को मुल्तान की तारीख के हवाले से चीज़ें मालूम नहीं होंगी और ये भी नहीं पता होगा। अगर हम घंटा घर चौक की बात करें तो ये एक पुराना चौक है और उसकी वहाँ पर जो घड़ी है आप देखें वो बड़ी जो है तारीखी आपको देती है। तो उसके हवाले से भी और हमारा जो कल्चर है यहाँ का, यहाँ पर जो है ब्लू पोट्री बहुत मशहूर है, लोग जो है मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इस हवाले से काम होना चाहिए, म्यूज़ियम को हमें फ़रोग देना चाहिए। बहुत सारे अभी जैसे लाहौर अगर हम जाएं तो वहाँ पर एक है म्यूज़ियम, बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। तो इसी तरह मुल्तान में भी मैं समझती हूँ हर शहर में जो है वो तारीख छुपी हुई है। अगर हम बात करें कि हर शहर पे आप जाएं, विज़िट करें, तो अगर हर एक शहर में म्यूज़ियम कायम किया जाए, लाइब्रेरी रखी जाए, तो आप देखिएगा कि जो यंग जनरेशन है जो हमारे, वो उनको पता होना चाहिए कि हमारे जिस शहर में हम रहते हैं यहाँ पर क्या क्या हुआ, क्या वाक़यात हुए, किस तरह यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनकी क्या अहमियत है। तो इस पर जो है हम रोल प्ले कर सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है वो स्पेशली इस पे जो है वो रोल प्ले कर सकती है। जो हमारे आम यहाँ के इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं वो इस पे काम कर सकते हैं ताकि इसको फ़रोग दिया जा सके। ये इस दिन का मनाने का मकसद होता है कि कल्चर को फ़रोग मिले, हमारे यहाँ पर हमारी जो इकोनॉमिकल चीज़ें हैं उनको फ़रोग मिलना चाहिए। तो इसके साथ ही थोड़ा तारीख के हवाले से मैं चाह रही थी कि हम मैंने डिस्कस किया। उसके साथ ही डॉक्टर साहब से दोबारा बात करेंगे कि इस टाइम हमने एड्स पे तो बात कर ली है, और कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो इस टाइम जो है वो चल रही हैं, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो हम देख रहे हैं कि इस टाइम ज़्यादा फैल रही हैं। जी, अभी रिसेंटली तो जो है वो डायरिया जो है वो फैले हुए हैं। डायरिया के साथ जो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो हमारे मुल्क की जो है ना वो कॉमन जो है वो डिजीज़ है। इसके साथ जो मलेरिया है, इसी तरह हेपेटाइटिस है, बड़ा कोविड है किसी हद तक जो अब कम हो गया है। और इसी तरह फीमेल्स में जब हम देखें तो जो अनीमिया है, खून की कमी, वो जो है ना बहुत ज़्यादा है बड़ी। तो इस पे जो है हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट दे भी रही है, काफ़ी सारे प्रोग्राम भी जो है ना वो चल रही हैं इस पे। डिफरेंट NGOs जो हैं प्राइवेट सेक्टर से वो भी इस पे काम कर रही हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट भी जो है ना वो इस पे काम कर रही हैं। तो ये एक टीबी है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा लोगों में है क्योंकि TB साफ पानी ना मिलना और एक हेपेटाइटिस जो है वो फैलना। ट्यूबरकुलोसिस जो है वो टीबी जिसको कहते हैं तपेदिक, ये जो है पाको हिंद की जो है ना वो पुरानी बीमारी है। सोशो इकोनॉमिक लो, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जो है, जो जहाँ गरीब लोग हैं या स्लम्स एरियाज हैं या जहाँ पे ऐसी आबादी जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे रहते हैं, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा है। जो साफ़ सफाई का सुथराई का ख्याल नहीं रखते, वहाँ पे ज़्यादा है बड़ी टीबी ख़ास तौर पे। तो इसका टीबी के हवाले से मैं इसकी थोड़ी सी अलामात जो है ना आपको बताता रहूँ कि बुखार, 3 हफ्ते का बुखार या 3 हफ्ते की मुसलसल खांसी या खांसी के अंदर कोई खून आना, सांस का चढ़ना, ठीक है, या बलगमी खांसी आना, तो ये टीबी की जो है बदन का काम होना, रात को ठंडे पसीने आने बुखार के साथ, तो ये सारी जो है टीबी की अलामत हैं। इस तरह का कोई भी जो है वो अगर पेशेंट है आदमी इस तरह की अलामत के साथ, तो वो करीबी जो मरकज़ सेहत है हमारा गवर्नमेंट पंजाब का जो है उस पर रजू करे, तो वहाँ पे उसके इलाज और तशखीस की जो है वो मौजूद जो है सहूलत मौजूद है अपनी, और इसका जो है गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करती है। ठीक है। इसी तरह हेपेटाइटिस A जो है वो भी पानी से
स्टूल से जो है वो फैलने वाली बीमारी होती है। इसमें अच्छा, जिस ठीक तरह है। आजकल वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो है जिसको हम पीला यरकान कहते हैं बच्चों में। तो इसमें भी ये है कि एक तो पानी जो है वो साफ़ हो, क्लीन वाटर जो है वो हर शहरी का जो है वो साफ़ पानी पीना हक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना। और इसके अलावा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो पब्लिक पे खुद आती हैं कि उसने खुद जो है ना अपने बर्तन को, अब ज़ाहिर है घर के अंदर उन्होंने खुद साफ़ रखना है, अपने बर्तन को साफ़ रखें। काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ कोई बीमार है तो कोशिश करें शेयर ना करें। ठीक है। और कोई अगर इस तरह का हेपेटाइटिस का यरकान का केस रिपोर्ट होता है तो उसको टाइमली उसका इलाज करवाएं, और जो उसकी बाकी एहतियाती तदाबीर हैं वो अपने मौलिक से जो है वो पूछ के जो है उस पर जो है वो अमल करें। अपनी गली मोहल्ला घर इसको साफ रखें तो तभी ये बीमारी जो है वो उन पे कंट्रोल किया जा सकता है। जी जी। अच्छा, साफ पानी का मसला तो वाकई हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। इस टाइम हम देख रहे हैं कि जितने भी इलाके हैं, एक तो सीवरेज का हमारा निज़ाम ही ऐसा बन चुका हुआ है, और सेकेंडली पानी का जो हाल है वो अल्लाह माफ़ी दे, वो इससे बीमारियाँ ज़्यादा फैल रही हैं। गैस्ट्रो जैसी बीमारी भी इसी तरह ही फैल रही है। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे कोलरा होता है, गैस्ट्रोएंटाइटिस है, एक्यूट वाटरी ये डायरिया है पड़ा जैसे, तो ये सारे पानी से फैल रहे हैं। पानी साफ नहीं है तो आप काफ़ी सारी जो हैं वो बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस ए है, कोलरा है, इस तरह पेट की काफ़ी सारी बीमारियां ये आप जो हैं वो लेके जा रहे हैं, और फिर ये इसी तरह जो है वो फैलती हैं। तो पानी का साफ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके लिए जो है पानी अगर उबाल के छान के पिया जाए सबसे अच्छा है। तो आरओ प्लांट्स मुख्तलिफ जगह पे जो है ना वो अब आजकल पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर पे लगे हुए हैं। आरओ प्लांट जो है वो वहाँ से सब साफ पानी जो है पिए। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने घर में छोटा यूनिट लगा लें। ठीक है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्कूलों के साथ लगे हुए हैं, यूनियन काउंसिल्स के ऑफिस के साथ जो है वो लगे हुए हैं। जी, तो वहाँ से जो है वो पानी जो है ना वो साफ जो है इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतरीन वैसे देखिए, पानी को अगर आप उबाल कर पिए तो इन चीज़ों से भी काफ़ी बेहतरी आ सकती है। गर्मियां हैं, वैसे भी गर्मी में जो है ना पानी का इस्तेमाल तो ज़्यादा रहता है आपका। इसके अलावा वाटर क्लीनिंग जो है टैबलेट्स भी मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। एक्वाप्योर ये मिल जाती हैं कि वो 20 लीटर पानी में एक टैबलेट डाल दो तो वो मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स हैं तो वो पानी साफ कर देती हैं। सही। जी जी। आतिफ असलम की तो फिर सॉन्ग्स के इनके जो आवाज़ है उसका तो अपना एक जादू है। अच्छा, इसके अलावा आप अब म्यूजिक पे जो है वो सीख भी रहे हैं या मैंने अभी तक किसी से नहीं सीखा। अच्छा, कोई क्लासेस नहीं ली, सिर्फ गिटार की क्लासेस ली हैं अभी रिसेंटली, उसको भी अभी 1 साल हुआ है। अच्छा। हाँ, तो मैंने सीखा नहीं है किसी से। ठीक है। तो बचपन से एक शौक होता है ना जी, बस गाना है तो गाना। स्टार्टिंग से तो कोई ऐसा सीन नहीं था कि मैं गाता नहीं था। कुछ बीच में ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई कि मैंने गाना स्टार्ट कर दिया, गिटार प्ले करना भी स्टार्ट कर दिया। तो बस ट्रेजेडी कहीं मोहब्बत से तो नहीं? नहीं, कोई ऐसा मोहब्बत वाला कुछ सीन नहीं। अच्छा, चलें ठीक है, आप इनसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रूही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, बात कर रहे हैं हम डॉक्टर साहब से, जिस तरह हेपेटाइटिस जो है इसका क्या इलाज है? हेपेटाइटिस बेसिकली जिगर की सोजिश का नाम है। तो हेपेटाइटिस देखा जाता है कि ये कौन सा हेपेटाइटिस है, क्योंकि हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई तक जाता है। हेपेटाइटिस सी जो है वो ज्यादा खतरनाक है। हेपेटाइटिस सी और बी जो हैं इनको हम काला यरकान कहते हैं। ठीक है। इनका इलाज डिफरेंट है। बाकी जो हेपेटाइटिस ए है वो यरकान होता है, उसका इलाज और है पूरा। तो जो हेपेटाइटिस सी है इसके लिए बाकायदा हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल भी है। सी और बी, इसके लिए हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिवली जो है वो काम कर रहा है। हमारे एनसीडी क्लिनिक जो है ना वो बने हुए हैं। इस तरह हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम की मेडिसिन जो हैं वो तमाम हमारे DHQ और तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और RHCs जो हैं रूरल देही मरकज़ हैसियत वहाँ पे जो है ना वो मौजूद हैं बड़ी। और हेपेटाइटिस बी और सी जब पेशेंट आता है तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते हैं। सही। और अगर तो स्क्रीनिंग में वो BC नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगा दी जाती है। और अगर सी पॉजिटिव आ जाता है तो फिर बी और नेगेटिव है तो बी की वैक्सीन हो जाएगी और सी का जो है वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब इसकी मुख्तलिफ रिजीम्स हैं, मेडिसिन अवेलेबल हैं। 3 महीने का कोर्स है पड़ा,
तो वो अब जो है पेशेंट जो है ठीक और हो जाए। एहतियात क्या करनी चाहिए इसमें? एहतियात इसकी वही है बड़ी, जो खास तौर पे हेपेटाइटिस ए का तो मैंने आपको जिक्र कर दिया कि वो जी। पानी सफाई और उसका और हाइजीन से हेपेटाइटिस सी के रिलेटेड है। लिए? हेपेटाइटिस बी और सी जो है इनका परहेज एक ही है वो, क्योंकि ये दोनों ब्लड बॉन्ड से हैं, खून के ज़रिए जो है और खून की प्रोडक्ट्स के ज़रिए फैलने वाली बीमारी हैं। तो इनमें भी वही एहतियात करनी है कि आपने जो है सबसे पहले अगर किसी से शेव करवानी है तो इंश्योर करें कि उसने बार बार ने जो है वो ब्लेड जो है वो न्यू इस्तेमाल किया है। किसी जगह नाक छिदवाने कान छिदवाने गए हैं, वहाँ जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज्ड है। किसी जगह से आप सर्जरी करवा रहे हैं तो इंश्योर करें कि वो ऐसी जगह है कि जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना वो स्टरलाइज्ड हैं बड़े। ठीक है, ब्लड लगवा रही हैं तो ब्लड भी जो है वो स्क्रीन हो, हेपेटाइटिस बी और सी से स्क्रीन किया हुआ हो। ठीक है, इसके अलावा अगर तो उसका स्पाउस, उसका पार्टनर बी सी पॉजिटिव है तो फिर कोई कंट्रासेप्टिव बैरियर मेथड जो है वो यूज़ करे वो। ठीक है, इसी तरह जो है बाकी टैटू बनवा रहे हैं जो ख़ास तौर पे, तो वो भी ख्याल करें कि ये इनकी जो क्यूरेट है ये जो है वो स्टरलाइज्ड है प्री हेपेटाइटिस बी और सी से। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो सिरिंजेस जो हैं वो न्यू इस्तेमाल करें कि जहाँ से हम इलाज करवा रहे हैं वहाँ सिरिंज उसने पहले से ओपन की हुई इस्तेमाल न की हुई हो। हाँ जी, ये सारी चीज़ें सही। अच्छा सर, वैसे कोरोना की इस टाइम क्या सूरत हाल है? मैंने कहा थोड़ा सा इसके ऊपर कोविड जो है वो अब जाए। बेहतर है, अब इतने पेशेंट्स जो हैं वो नहीं है काफ़ी, क्योंकि वैक्सीनेशन हमारी जो है ऑलमोस्ट 95% के अराउंड जो है, तो मुल्तान की बात करूंगा कि हम फर्स्ट डोज 95% तक लगा चुके हैं और सेकंड डोज भी हमने 80+ जो है वो लोगों को लगा चुके हैं। अच्छा सर, बीच में हुआ था कि एक ओमिक्रॉन नामी एक वायरस अब वो आ रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है? वो जो है वो आया था लेकिन पाकिस्तान को उसने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है। कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे लेकिन उनके जो सिम्टम्स थे वो ऐसे नॉर्मल थे जैसे कोई फ्लू के सिम्टम्स जो है ना वो होते हैं। हमें जो थोड़ा कोविड से नुकसान हुआ है वो सेकंड और थर्ड वेव में थोड़ा सा हुआ है, जिसमें हमारे कुछ केसेस हुए हैं, लोग बीमार भी हुए थे ज़्यादा। बाकी हमें फर्स्ट वेव और ये आगे जो हुए उसमें इतने केसेस हमारे जो दुनिया में जैसे ग्लोबली एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, कोविड ने उस लिहाज से नुकसान नहीं किया। लोगों का फिनेंशियली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है हमारा, जैसे लॉकडाउन की वजह से बाकी चीज़ों से। लेकिन अगर केसेस देखे जाएं और दुनिया से कंपेयर किया जाए तो उस लिहाज से हमें कोविड ने इतना जो है वो पाकिस्तान को नहीं दिया, लेकिन फिनेंशियली बहुत ज़्यादा हुआ है, हमारा इकनॉमी जो है ना। अभी भी तो हम देखते हैं ये जो सीजनल फ्लू चलता है, बीमारी वायरस एक किस्म का, वो भी हर किसी को ही होता है। हाँ जी, जो वो कुछ होते हैं वो इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सीजनली आते हैं बड़े। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है सारी ILI ना। अच्छा। इन्फ्लुएंजा लाइक इन्फेक्शन और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इस पे हम विजिलेंट हैं। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसकी हम कोविड की स्क्रीनिंग भी साथ करते हैं। अच्छा, ठीक है। फिर अगर नेगेटिव हो तो फिर हम उसको सारी ILI की ट्रीटमेंट दे के वो घर भेज देते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्योंकि रेस्पिरेटरी डिजीज जितनी भी हैं वायरल, तो सारों के साइन सिम्टम एक जैसे हैं। वो फिर हमें एपिडेमियोलॉजिकली टाइम की मुनासिबत, इस टाइम क्या चीज़ कामन है, टाइम प्लेस पर्सन, तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फिर फैसला करना होता है कि ये किस डिजीज़ में। अच्छा, अवेयरनेस के हवाले से भी जानना चाहेंगे, आपके क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं? हाँ जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मुल्तान चूँकि हमारा एक पब्लिक हेल्थ का इदारा है, इसमें हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम ऑलमोस्ट हर डिजीज़ जो है ना उस पर हमारे अवेयरनेस जो है वो प्रोग्राम जो होते हैं। जो प्रायोरिटी डिजीज़ हैं गवर्नमेंट की, जैसे पहले नंबर पे तो आजकल कोविड ही है, इसी तरह जो है एक्यूट वाटरी डायरिया है पड़ा, वो हेपेटाइटिस है पड़ा, फिर मुख्तलिफ डेज आ जाते हैं आपके TB कंट्रोल, वर्ल्ड TB डे या वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इसके लिहाज से हमारे जितने बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, बुनियादी मरकज़ सेहत, देही मरकज़ सेहत और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे, इस पर हम सेमिनार्स कराते हैं, वॉक्स कराते हैं। इस तरह हमारा एक स्कूल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जिसके में हमारे हर बुनियादी मरकज़ सेहत जो है उस पर एक हमारा ऑफिसर है, ठीक है, जिसको हम स्कूल हेल्थ न्यूट्रिशन सुपरवाइज़र कहते हैं। वो स्कूलों में जाके बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं, उनको अवेयरनेस सेशन, पहले उनकी ट्रेनिंग होती है DHDC में, इदारा तरक्की सेहत में, वहाँ से ट्रेनिंग होकर फिर वो स्कूलों में जाके और वहाँ वो उनकी
जो है उनको अवेयरनेस देते हैं हैंड हाइजीन के लिहाज से, पर्सनल हाइजीन के ऊपर, या कि कोई डिजीज़ आई कम्युनिटी सेशंस करते हैं। इसके अलावा जो है इसी तरह हमारे जो CDC इंस्पेक्टर्स हैं, सेंट्री इंस्पेक्टर, तो ये भी इसी तरह कम्युनिटीज़ में जाके लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं हमारी। ठीक है। तो कोई इस तरह हमारा प्रोग्राम, जैसे ही कोई वीक आता है तो वो उसका जो कंसर्न्ड ऑफिशियल होते हैं जैसे, उनको हम यूटिलाइज करते हैं, वो फिर पब्लिक में, कम्युनिटी में जो है ना इस तरह की अवेयरनेस सेशन जो है ना वो लाजमी देते हैं ताकि आवाम तक भी पहुंच सके। फिलहाल आजकल हम एक्यूट डायरिया और हीट पे हाँ, डायरिया और हीट तो स्ट्रोक भी बहुत ज्यादा हो इस टाइम लोगों इस पे अब हमने सेशंस अपने हॉस्पिटल जो है, हमारे छोटे हॉस्पिटल जो है, डिस्पेंसरी हैं, ठीक है, वहाँ पे लोगों में किए हैं। इस पे फ्लाइज भी हमने किए हैं, इस पे वॉक्स भी किए हैं हमने, थोड़े सेशन भी किए हैं। ठीक है। कुछ हमने इसमें कैंप्स भी लगाए हुए हैं। अच्छा। हीट स्ट्रोक के लिए ना मुख्तलिफ जगह पे डिस्ट्रिक्ट्स में काउंटर्स भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं। ठीक है। तो ये सारा, क्योंकि हम विजिलेंट होते हैं कि अब ये होना है, तो उस लिहाज से हमारी गाइडलाइंस भी आ जाती हैं, वो शेयर भी हो जाती हैं, उन पे ट्रेनिंग्स भी हो जाती हैं। अच्छा, हीट स्ट्रोक से कितने लोग मुतासिर हो रहे हैं? तादाद ज्यादा है या मुतासिर? कोई ये डिजीज तो है नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो एक मतलब आप जा रहे हैं, आप गर्मी की वजह से आपका, हाँ, तो उसके लिए फिर ये मल्टीफैक्टोरियल हमारा चल रहा है। हमारे साथ रेस्क्यू 11, 22 भी काम कर रहा है। ठीक है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट खुद कर रही है। ठीक है, तो इनको सारों को, क्योंकि ये ज्वाइंट वेंचर होता है, इसमें फिर उस हिसाब से पेशेंट की प्रिपेयर्डनेस की जाती है। ठीक है, ठीक है, उनको आगाही दे के फिर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा के आगे जो भी उसको फ्लूइड लॉस की वजह से है, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो जाती है, जो भी जो है फौरन जो ट्रीटमेंट उसका किया जा सकता है वो कर देते हैं। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को कोई मैसेज देना चाहें सर? व्यूवर्स के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आजकल जैसे डायरिया का सीज़न है, तो सबसे पहले तो आप जो है घर की सफाई का जो है वो खास तौर पे ख्याल करें। आपकी जो पानी की टैंकी है उसकी क्लोरीनेशन लाजमी है, उसको सफाई उसकी लाजमी करें। ठीक है, और बच्चे हाथ खाने से पहले और खाने के बाद जो है हाथ जो है साबुन से लाजमी धोएं। ठीक है, और अपने जो बर्तन हैं वो उनको डेली जो है वो उनको साफ रखें। और जो आपके छोटे 2 साल से छोटे बच्चे हैं उनकी जो है टाइम पे जो है ना वैक्सीनेशन करवाएं। अगर उनकी कोई वैक्सीन रहती है उसको पूरा करवाएं करीबी मरकज़ सेहत पे जाके। और किसी ने अगर कोविड की वैक्सीन अभी तक नहीं करवाई तो वो भी जो है कोविड की वैक्सीन हमारे वैक्सीन सेंटर, हर हॉस्पिटल जो सरकारी है उसमें मौजूद है, वहाँ से अपनी वैक्सीनेशन भी जो है वो पूरी कर लें। हाँ जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। वेलकम बैक नाजरीन, रूही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद जो है हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आपको पता है हमारे मुल्तान की शान, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, तनवीर नारना हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी आज़ाद अली, जो कि स्केच आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और आज इनसे ढेर सारी बातें होंगी, इनसे जानेंगे कि किस तरह ऑनलाइन आप अर्निंग कर सकते हैं। घर बैठी जो हमारी खवातीन हैं जो कुछ करना चाहती हैं, जो बाहर नहीं जा सकती, जॉब नहीं कर सकती, तो वो घर बैठे जो है वो पैसे कैसे कमा सकती हैं, इनसे हम राज जानेंगे। और इसके साथ ही क्या हालचाल है तनवीर, क्या आजकल एक्टिविटीज चल रही हैं आपकी? बस मसरूफियत तो आपके सामने ही है। यहाँ आने में भी मुझे अभी तक सांस चढ़ा हुआ है। अभी सांस चढ़ा है, चले आप रिलैक्स हो जाए, आप तब तक पानी शानी पिए। और उसके साथ जो है आज़ाद से जानते हैं। आज़ाद, क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल? थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइएगा, हमारे व्यूवर्स को कितना अरसा हो गया है इस पेशे के साथ मुंसलिक है? वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड है। हाँ, बचपन से शौक था। ठीक है। स्कूल में ड्राइंग बहुत अच्छी थी, तो मैट्रिक किया। उसके बाद मुल्तान के ही आर्टिस्ट हैं अली जाज निजामी साहब, अच्छा, मेरे टीचर हैं, उन्हें ढूंढा और उनसे फिर सीखा। मैंने स्टार्ट किया 2004 से 2010 तक उनसे सीखा। उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया लाहौर। अच्छा, लाहौर में नासिर कमाल पाशा साहब हैं मेरे टीचर, उनसे सीखता रहा। सही। अभी रिसेंटली ही मुल्तान में शिफ्ट हुआ और यहाँ अपना स्टूडियो स्टार्ट किया। अच्छा, माशाल्लाह, तो इतना अरसा हो गया उसको काम, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा रहा, पर आर्ट के हवाले से बहुत कुछ यहाँ मतलब वो नहीं मिलता जो होना चाहिए। आर्टिस्ट को जो चीजें मिलनी चाहिए। हाँ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन चीज जो मुझे फील होती है, मतलब डिग्री के अलावा किसी की कोई वैल्यू नहीं है।
मतलब मुझे लाहौर में बहुत दफ़ा ऐसा सीन फेस करना पड़ा है कि पेंटिंग्स लेके गए सेल आउट करने के लिए। ठीक है। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन वेयर यू फ्रॉम, मतलब NCA या मतलब किसी भी बड़े ब्रांड का नाम लेना, काम को नहीं देखना। आपने जो है वो अपने एजुकेशन किस से ली हुई है सेंटर से, वो आप वो ज्यादा मैटर कर रही है, काम मैटर नहीं करता। ये सबसे ज्यादा मुझे जो चीज अच्छा ये अलमिया है हमारे बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा। आर्टिस्टों को ना वो चीज नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए। अच्छा फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में आप देखें कोई भी, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो यहाँ माशाल्लाह बहुत ज्यादा टैलेंट है। यहाँ से लोगों ने मूव किया, बाहर गए, वहां पर उन्होंने अपना नाम बनाया। तो टैलेंट की कमी नहीं है, बस बात ये है कि उसकी कदर की जाए, उसको वो नहीं किया प्रमोट नहीं किया गया। हाँ, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं है, सबसे बड़ी बात। हाँ ये तो बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी है। बहुत आज क्या बना रहे हैं? आज मैं आपका स्केच स्टार्ट करने लगा। आज मेरा स्केच बनने जा रहा है देखते हैं कि आज जो है इसमें कितना रंग भरते हैं ठीक है। अच्छा जी तनवीर आप बताएं, अब आप रिलैक्स हैं? बिल्कुल। अच्छा अब रिलैक्स हो गए, अब इनसे जानते हैं। अच्छा, जी जी बिल्कुल स्टार्ट करें आप। अच्छा एक तो हमने आपसे जानना है कि किस तरह आप ऑनलाइन जो है वो कमा सकते हैं, क्या तरीकेकार है, उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा देखें, एक टाइम था हमारा जब मैंने स्टार्ट किया था, इस फील्ड में आया था, तो उस वक्त रिसोर्सेज की बहुत लिमिटेड होते थे। यूट्यूब 2006 में लॉन्च हुआ, पाकिस्तान में आते थे 2007-8 तकरीबन हो गए थे। इसी तरह गूगल पे जो कंटेंट होता था वो बड़ा लिमिटेड होता था। और अब खासकर कोविड-19 के बाद का जो इरा है, इसमें बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है इस फील्ड के अंदर। अब जो हम सुनते थे बचपन में, किताबों में पढ़ते थे कि दुनिया जो है ना ग्लोबल विलेज है, तो अब वो फ्यूचर आ गया है जो उस वक्त हमें फ्यूचर देखते थे। बिल्कुल। लेकिन खैर हम उसको उस तरीके से शायद फील नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम उसके अंदर फुली इन्वॉल्व अभी तक नहीं हो पा रहे। तो ऑनलाइन अर्निंग की जहां तक बात है कि बिजनेसेस, सिंपल सी बात है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि इसके अंदर कोई पॉन्जी स्कीम्स होंगी, कोई ओवरनाइट सक्सेस का कोई फार्मूला होगा, या पता नहीं क्या करना होगा। तो मेरे पास अक्सर आते हैं कि बस सर ये कोई ऐसा फार्मूला बताएं बस 40-50 हज़ार महीना बन जाए। तो ये एक्चुअली इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि बिजनेस है। जिस तरह आप शॉप ओपन करते हैं तो बिजनेस है, जिसके अंदर रिस्क भी इन्वॉल्व होंगे, जिसके अंदर आपकी टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसके अंदर आपकी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये उसी तरह के बिजनेस है। लेकिन अब चूंकि ग्लोबल विलेज है, हम यहाँ पे बैठ के शॉप ओपन कर रहे हैं, लेट्स सपोज यूएसए के अंदर। अब यूएसए की जो करेंसी है वो आपको पता है कि हमारे तकरीबन 200 रुपए से क्रॉस कर चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वहां पे अगर हम $1 अर्न करते हैं तो यहाँ पे आगे 200 रुपए है। तो ये वाला जो डिफरेंस है ना, ये इस फील्ड को एक्साइटिंग बनाता है। और अभी आप देख लें कि करेंसी की डिवैल्यूएशन का हमारा जो हाल है, ऊपर से इकोनॉमी हमारी बहुत स्ट्रगल कर रही है, और फिर साथ साथ जॉब्स। देखिए अभी आप बात कर रहे थे आप दोनों के ब्रांड, मुझे तो ब्रांड समझ आ रहा था ना। हाँ। आप कह रहे थे कि उन्होंने कहा कि हमसे इंटरव्यू हुआ, तो उन्हें पूछा कि NCA वगैरह के आप स्टूडेंट हो या किसी और में, किसी भी, हाँ, ये ब्रांड, एक्चुअली ब्रांड। ठीक है, तो हम भी, मतलब आप भी शॉपिंग करने जाती होंगी, आपकी प्रेफरेंस यही होगी कि आप किसी अच्छे ब्रांड से खरीदें। तो ये अपनी ब्रांडिंग होती है। तो हम पाकिस्तान एज अ कंट्री, हमें चाहिए कि हम थोड़ी सी अपनी ब्रांडिंग को बेहतर करें। हाँ। और हम क्वालिटी जो स्टफ है, क्वालिटी सर्विसेज हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, वो हम गोरों को जाके ना मतलब प्रेजेंट करें और वहां से रेवेन्यू जनरेट करें। खैर बात हो रही थी अनएम्प्लॉयमेंट की। हाँ। तो बड़े शहरों में तो बेहतर है कुछ सूरत हाल, कंपैरेटिवली यहाँ से बेहतर है। लेकिन अगर हम साउथ पंजाब की बात करते हैं या कुछ ऐसे शहरों की बात करते हैं जितने ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किया, जिनमें डेवलपमेंट इतनी ज्यादा नहीं हुई, वहां पे ये बहुत बड़ा मसला है। और वहां के तमाम मसाइल का हल, मैं बड़ी बात करने जा रहा हूँ, तमाम मसाइल का हल ये ऑनलाइन फील्ड में ही पड़ा है। सही। कि आप बच्चों को इस फील्ड में एंटर कर दें। इट विल टेक टाइम। अगेन मैं कोई इस तरह की वो थ्रिल नहीं क्रिएट करना चाहता कि बच्चे समझें कि बस इधर गए तो बस वो पार है। हाँ। टाइम लगेगा। लेकिन अगर आम यहाँ पे मार्केट में बच्चा फेंके और वो अगर 2-3 साल उसको लगे और वही 2-3 साल वो ऑनलाइन फील्ड में गुजार ले, तो अगर उनको कंपेयर करें तो वो बहुत बेहतर पोजीशन में होगा अगर वो ऑनलाइन फील्ड चूज करेगा तो। मतलब मोस्टली तो हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं क्या अपने कंप्यूटर पे बैठे रहना है, क्या कर रहे हो, कोई डॉक्टर बनते, कोई वकील बनते, कोई इस तरह का काम करते। अभी पिछले वीक, बल्कि इसी वीकेंड पे एक इवेंट था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात की। रियान अल्लाह वाला है, हमारे बड़े भाई हैं और बाबा IIT हम उन्हें बोलते हैं। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी लोगों को मसला आता है कि पेरेंट्स को समझाना कि जी मैं कुछ कर रहा हूँ, पैसा आ रहा है। वो कहता है
कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके गैराज में जिस दिन नई गाड़ी खड़ी होगी ना, हाँ तो फिर आपको हमसायों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि इस फील्ड के अंदर पैसा है कि नहीं है। हाँ वो गाड़ी ही आपकी उनको बताएगी कि यार बच्चा कुछ कर रहा है तो हमें हमारे बच्चों को भी करना चाहिए। तो पेरेंट्स को समझाने के लिए मेरे ख्याल में यही है कि सारे लोग ही जब अर्निंग की तरफ जाएंगे तो हमारी भेड़ चाल वाली कौम है हमारी। वो कहते हैं जब आप कमा रहे हो तो फिर वो चीज नजर भी आ रही होती है ना, फिर बंदा नहीं बोलता अच्छा यार ये कैसे कमा रहा है। हाँ, मतलब मैं अब डिफरेंट लोग मिलते हैं ना एयरपोर्ट्स पे इधर उधर, तो मैंने कहा सर वो आप वो फलां उसके मेरे कजन के आप टीचर है। मैंने कहा जी जी। हाँ सर उसने तो गाड़ी ली है अभी। अच्छा कैसा फील होता है जो अभी तक आपके स्टूडेंट्स माशाल्लाह जिनको आप पढ़ा भी रहे हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं, तो कैसा फील होता है? हाँ, इससे अच्छी फीलिंग तो शायद ही दुनिया में कोई हो। बल्कि अभी मैं आने से पहले ही थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बल्कि ऑफ द एयर मैसेज भी पढ़ाऊंगा। मुझे एक लड़की का मैसेज आया, कराची की हैं, तो शी इज कैंसर पेशेंट। ओहो। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे पढ़ाएं और सारा कुछ वो हो गया। उन बल्कि मेरी सिस्टर के थ्रू आई थी। अच्छा अच्छा। तो अभी वो बता रही हैं कि मैं $200 जो है ना तकरीबन कमा रही हूँ, कमाने लग गई हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे जो हस्बैंड थे पहले वो खर्च उठाते थे, महंगी दवाइयाँ थी, हाँ तो अब मैं अपनी दवाइयाँ जो है ना खुद ले पा रही हूँ। सही। तो इतनी ढेर सारी दवाएं दे रही है, मतलब इससे अच्छी फीलिंग्स तो शायद ही कोई हो दुनिया में। आप बड़े लोगों का भला कर रहे हैं माशाल्लाह, ये एक अच्छी और बात ये है। एक और बात भी कि एक शील्ड भी होती है ना आपके आगे। हाँ बिल्कुल। मतलब जो बुरा चाहने वाले होते हैं, जो हेटर्स होते हैं आपके, तो उनके आगे ये दुआएं जो होती हैं ये शील्ड का रोल प्ले करती है। अच्छा आप जैसे माशाल्लाह आपने कामयाबी हासिल की, प्राइड ऑफ पाकिस्तान भी हैं, थोड़ा इसके बारे इस जर्नी के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइएगा। जर्नी कोई प्लान नहीं था, मतलब ऐसे नहीं था कि मुझे पता था कि टाइम आएगा प्राइड ऑफ पाकिस्तान बनूंगा, बिल्कुल नहीं। इस फील्ड में मैं एंटर हुआ था जस्ट बड़ा फनी इंसिडेंट है, अब तो फनी लगता है। मतलब मुझे प्यार हो गया ना। अच्छा। हाँ। ये स्टोरी हमें नहीं बता दी। हाँ, तो ये 2005-6 की मैं बात बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। आज से तकरीबन 15-16 साल पहले। सही। तो अब मसला ये था कि वो जो थी वो घर में सबसे बड़ी थी और मैं घर में सबसे छोटा था। अच्छा। तो आपको पता है कि फीमेल्स की शादी तो उधम मचा दी जाती है कि जल्दी हमारे करें, यहाँ है कि रिश्ते आने लग जाते हैं। शादी। हाँ। अच्छा, पहले वैसे रिश्ते ना आ रहे हों, हाँ। बेचारा लड़का कहीं पे उसकी हो जाए तो वो वैसे रिश्ते ज्यादा आने लग जाते हैं। तो एक दबाव भी देना होता है ना। तो अब ये था कि मैंने सोचा कि यार मुझे ना खुद इस काबिल होना चाहिए कि मैं पैसे कमाऊं और सारा घर बनाऊं और शादी करूं। हाँ। तो बड़ा एक्साइटिंग पार्ट होता है, टीन एज होती है। तो बस ये शायद रीजन थी मेरे ऑनलाइन फील्ड में आने की ना। अच्छा। तो 2006 में मैंने जाके एडमिशन लिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडमिशन। अब मेरी कमिटमेंट का अंदाजा आप यूँ लगा लें कि 2 फॉर्म्स मिलते हैं नॉर्मली BZU से ना, कि आप 2 डिफरेंट कोर्सेज में जाके या क्लासेस में जाके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। तो मैं इतना कमिटेड था IT को लेके कि मैंने सिर्फ एक फॉर्म भरा और वो IT में भरा। अच्छा। हालांकि मेरे FSC में मार्क्स बहुत बुरे थे, बहुत ज्यादा बुरे थे। सही। शायद 53% थे ओवरऑल। तो मेरा जो नाम आया वो 7th मेरिट लिस्ट में। अच्छा। तीसरी के बाद मेरिट लिस्ट नहीं लगती। तो उस टाइम IT का ये हाल था कि कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जैसे लोगों को देख देख के आज IT का जो मेरिट आप देखें 900 से कम बच्चे को मिलता नहीं एडमिशन। तो बस वो एडमिशन हो गया, वहां से IT को पढ़ा, फिर USA की मार्केट को एक्सप्लोर किया। वहां से पता चला जब गूगल है, गूगल की प्रोडक्ट है एडसेंस, वो पैसे देता है। अच्छा, फिर ब्लॉग बनता है, फिर उस पर राइटिंग होती है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को चीज होती है। तो वो बस जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन की एक समझ कीड़ा था ना, हाँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक ले आया। फिर ग्रेजुअल शादी भी होगी या फिर कामयाब हुए कि नहीं हुए? मैंने कहा ये स्टोरी तो अभी ये भी जान लेना। वो अब आपकी भाभी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी, फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको, दोनों कामयाबियां मिली। अच्छा सही है। अच्छा, घर बैठी खवातीन के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि घर बैठी खवातीन कैसे ट्रेनिंग ले सकती हैं, वो कैसे जो है वो आगे जा सकती हैं? अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत, देखिए मैं दुनिया घूमता हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ। ठीक है। मैं मलेशिया में था, वहाँ पे एक आइलैंड है लंकावी, बहुत प्यारा आइलैंड है। तो वहाँ पे रात के 2-2:30 बजे और मैं होटल से निकला हूँ और मुझे कुछ मतलब मैंने कहा यार कोई एक्सप्लोर करें, पानी शानी लें कहीं से। तो मैं गया, एक बिल्कुल गली थी ना, एक सुनसान सी गली, और वहाँ पे मैंने देखा कि एक लड़की मतलब 18-20 साल की होगी और वो शॉप रन कर रही है रात के 2:30 बजे। अच्छा। और बड़ी कॉन्फिडेंट बैठी है, मोबाइल पे गेम शेम खेल रही है। और कोई मैं आई वाज रियली सरप्राइज
कि मैं मतलब ये मुस्लिम कंट्री है, हमारे पाकिस्तान यहाँ पर जितनी ही रात को इतनी देर और रात तक को इतनी देर से शॉप रन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये इज इट नॉर्मल इन योर कंट्री? तो कहती है ऑफ कोर्स यस, मतलब हमें तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि हमारा पाकिस्तान 52% हमारी वेमेन है, और उसमें से अगर आप देखें कि कितनी वर्किंग वेमेन है, मेरे ख्याल में तो शायद 10 to 20% भी नहीं होंगी। तो जब हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम उस मलेशिया के बराबर आ जाएं, फिर हमें अपनी वर्कफोर्स भी उसी तरीके से इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना, जैसे वो अपनी खवातीन को मतलब वर्क फोर्स ऐसा यूज कर रहे हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा। अब डेफिनेटली हर मुल्क का अपना कल्चर होता है, हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं, तो हमारे भी डिफरेंट चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को मीट करने का अगेन कोई एक सोल्यूशन है, तो वो ये ऑनलाइन फील्ड है। सही। अभी मैंने जैसे बताया कि मुझे एक मैसेज आया एक खातून का, वो बेचारी कैंसर पेशेंट है, और वो अब वो बाहर तो डेफिनेटली नहीं जा, एक तो नॉर्मल वेमेन के लिए बड़े चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और उसके लिए जाना तो वैसे पॉसिबल नहीं था, और आज वो माशाल्लाह $150-200 भी, मतलब अभी उसे 2-3-4 महीने ही हुए हैं सिर्फ। सही। आज से वो 2 साल 3 साल बाद क्या होगी, इमेजिन करें ना, अगर वो स्टिक रहती है तो अगर वो बच्ची $100-150-200 अर्न करने लग गई, और घर बैठे मुझे बताएं कौन से ऐसे बिजनेस, कौन सी ऐसी फील्ड है पाकिस्तान में जो आपको घर बैठे इतना रेवेन्यू जनरेट करवाने में हेल्प कर सके। ऑब्वियसली मैं अगेन बता रहा हूँ, लोग ना बड़ी वो हाई होप्स कायम कर लेते हैं। इट्स बिजनेस, अगेन इट्स बिजनेस। ये ना समझे कि बस उसने कमाने लग गए तो हम भी तो जादू की छड़ी को जिंदगी हम भी करने लग जाएंगे। बच्चों में ये चीज है, वो समझना शायद ऑनलाइन जो हम काम करने जा रहे हैं वो हम रातों रात ही ना हमें उसमें पैसे आना शुरू हो जाएंगे, और हम लोग जो है वो बहुत डेफिनेटली मिसकंसेप्शंस होप्स हाई हो जाती है ना। अब हमें बैलेंस रखना होता है, हम डेफिनेटली बताना भी है कि इनकरेज भी करना है कि यार इस फील्ड के अंदर एंटर हो जाओ, और साथ साथ उनको ये भी बताना है कि भाई ये कोई ओवरनाइट मनी मेकिंग मशीन नहीं है कि आप आओगे और मशीन से डॉलर गिनने लग जाएंगे, नहीं, आपको प्रॉपर इसको एज ए बिजनेस लेके चलना पड़ेगा, एंड इट विल टेक टाइम। अच्छा, कितनी क्वालिफिकेशन हो, क्या क्वालिफिकेशन हो तो आप ये सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन हो। एक आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज वो अच्छी हो, बेहतर हो, मतलब आप किसी को बात समझा सकें और उसकी बात समझ सकें, ठीक है, इतनी कम से कम जरूर हो। और दूसरी, दिमाग चलना चाहिए। हाँ, दिमाग का ये सारा काम ही दिमाग का है। दिमाग का अगर आप वो इमरान खान अक्सर बात करते हैं ना कि हमारी 45% जो अवाम में स्टंटेड ग्रोथ है, मतलब उन्हें प्रॉपर वो खुराक नहीं मिली और उनकी जो ब्रॉटअप है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो बस आप वो ना हो, बाकी 2 चीजें हो तो बस यू कैन कर सकते हैं। अच्छा, मेरा भी थोड़ा सा इस रुझान हुआ था, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं तनवीर से कांटेक्ट करूं, मैं ये काम सीखूं कि किस तरह ये काम किया जा सकता है, क्योंकि आजकल वैसे भी जरूरत है कि आपको हर चीज इस ऑनलाइन आपसे जो पहले थी ना वो आयशा, मतलब वो करती थी एक टाइम पे, मुझे याद है वो 2009-10 में मेरे पास आई थी। अच्छा, हाँ, इतनी पुरानी, मतलब वो करती रही थी और पैसे से कमाती रही थी। फिर डेफिनेटली वो दूसरी मसरूफियत हो ना, हाँ, क्योंकि जब बंदे को पता चलता है ना कि यार ये चीज टाइम टेकिंग भी है, हाँ, इसमें थोड़ी मेहनत भी होगी, तो फिर कहते अच्छा यार हम तो कुछ और सोच के आए थे कि बस जाएंगे और डॉलर की बरसात का काम है फिर तो कहते ना सर साइड हसल करना चाहते हैं, बस $100-200 आ जाए, बस कह रहे हैं भाई काम करोगे। देखें, आपका कंपटीशन दुनिया के साथ है, इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करें कि जब आप शॉप बनाते हैं, मैं एग्जांपल दूं, हमारे सराफा बाजार में जो शॉप है, उसके कंपटीटर कितने होंगे? लेट्स सपोज 50-100 होंगे। हाँ। यही चीज अगर दुनिया में चले तो फिर कंपटीटर जो है वो आपके हजारों लाख होंगे। तो यही फॉर्मूला आपने उसमें देखना है कि आप जब ऑनलाइन फील्ड में आते हैं तो आप दुनिया के साथ कंपीट करें, डेफिनेटली फिर उसके साथ आपकी ऑडियंस भी बढ़ जाती है। मार्केटिंग ही हो गई ना, एक किस्म की आपने मार्केटिंग ही करनी है, डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं आपको एग्जांपल कंप्लीट करना चाहूंगा क्योंकि वहां कंफ्यूज ना रह जाए। अब यहाँ पे जो ऑडियंस है सराफा बाजार की, वो लेट्स सपोज है 10,000 बंदा डेली आता है। अब वही चीज जब ऑनलाइन जाएगी तो फिर 10 लाख बंदा भी ऑडियंस है। तो आप एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है कि आप एक छोटे लेवल से उठ के बड़े लेवल पे आ रहे हैं। जब बड़े लेवल पे जाएंगे तो अपने चैलेंजेस होंगे, उन चैलेंजेस को आप मीट करें, और उन चैलेंजेस मीट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो भी फार्मूला मैं बता देता हूँ, कंसिस्टेंसी। कि बस आपने लगे रहना है, साल 2 साल लगेंगे, ये आप भूल जाएंगे बस आप गए और डॉलर की ऐसे नहीं होगा। साल 2 साल लगेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आप
जो लोकल जॉब कर सकते थे या लोकल बिजनेस कर सकते थे उससे कहीं बेहतर होगा। अच्छा, आप ट्रेनिंग्स वगैरह कहाँ दे रहे हैं? अभी कितने स्टूडेंट्स आपके पास हैं? मुझे जो अभी प्राइड ऑफ पाकिस्तान मिला वो भी इसी बेस पे मिला अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे तकरीबन मोर देन 5000 जो बच्चे हैं वो मुझसे पढ़ चुके हैं और उनकी जो कमुलेटिव रेवेन्यू मतलब उनसे जुड़े लोगों की रेवेन्यू उसमें शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब होता तो ये है कि मेरा जो एक स्टूडेंट है उसके आगे 100 मतलब समझ लें कि बच्चे काम करें तो, और फिर उनके जो रिलेटिव्स हैं भाई हैं उनकी रेवेन्यू कलेक्शन उनके अंदर शामिल नहीं है। अच्छा, वो तकरीबन $100 मिलियन की कमुलेटिव रेवेन्यू हो चुका है अब तक पिछले 5 साल में। तो इस बेस पे समझ लें कि वो प्राइड ऑफ पाकिस्तान में मिले अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ये टोटल आपने बताया है? जी टोटल बताया उनकी जो आपने। टोटल कमुलेटिव है। हाँ सही। अच्छा, जिस तरह अभी बॉयज का तो काम सारा लैपटॉप पे आपको करना पड़ता है, मोबाइल पे भी कर सकते हैं या जस्ट अपने लैपटॉप पे ही बैठना है और उसी पे ही काम करना है? अगेन मुझे हर चीज ना एग्जांपल से बयान करने की आदत है। नहीं, अच्छी बात है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक एक समझ लें कि दो जो है ना वो जूता सही करने वाले बैठे हैं। एक के पास तेजदार आला है और दूसरे के पास समझ लें कि तेजदार आला नहीं है, वो बिल्कुल स्लो सा मट्ठा सा है। तो अब दोनों में से कौन आगे बेहतर तरीके से जाएगा? जाहिर सी बात है जो फास्ट होगा, जो बेहतर काम। तो अब लैपटॉप की इतनी बड़ी स्क्रीन है, मोबाइल की इतनी सी स्क्रीन है तो उसमें फर्क है। डेफिनेटली फर्क है। ठीक। तो बेहतर प्रोफेशनली काम करें फिर लैपटॉप हो। मोबाइल पे काम हो जाता है लेकिन उस तरीके का नहीं होता जिस तरीके से आप बिल्कुल। लैपटॉप पे जो है वो काम कर हाँ। सकते हैं और जितना फास्ट उस पे है। ठीक है जी, मजीद भी इनसे फार्मूले जानेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तनवीर नांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ जो है आज़ाद अली भी हमारे साथ हैं और उस टाइम काफ़ी मसरूफ़ हैं स्केच बनाने में। ऐसे ही आज़ाद, कितना टाइम लग रहा है वैसे? कोशिश है आपकी शो से पहले पहले। अच्छा, शो से पहले पहले, हाँ, ताकि हमारे व्यूअर्स भी देख सके ना आपकी सलाहियत। अच्छा तनवीर, जिस तरह हम अभी घर बैठे खवातीन की बात करें तो क्या मेथड्स आप बताना चाह रहे थे? मैं चाहती हूँ कि वो हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। देखिए, अच्छा, घर बैठी खवातीन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और फिर अगेन बहुत सारे जो बच्चों वाली मतलब माएँ हैं ना, हाँ, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हैं। डेफिनेटली वो उनको लगता है कि हमारे पास टाइम भी है और हम घर बैठी हैं। इवन मेरी सिस्टर है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है ना कि तनवीर भाई, सारी दुनिया कहती है आप तनवीर नांडा की सिस्टर हो, अब देखो मुझे आप काम करवाते नहीं है ये वो। तो मैं उनको तो पहले ये कहता हूँ कि उनके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। मैंने कहा ये जो 3 बच्चे हैं ना तुम्हारे, इनकी अच्छी परवरिश कर दो, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट यही है। बिल्कुल। तो जो घर बैठी माएँ हैं ना, तो मैं तो उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं और आप उनकी परवरिश ठीक तरीके से करती हैं ना, तो शायद वो आपका अर्निंग, वो रेवेन्यू, वो सारा कुछ वो है। क्योंकि हमारे यहाँ अगेन इधर उधर निकल जाता हूँ लेकिन वो इम्पोर्टेंट बात होती है ना, मैसेज कन्वे भी करना होता है बड़े छोटे से टाइम में। हमारे यहाँ मसला ये है कि बच्चे जो ब्रॉटअप होते हैं ना, समझ ले कि 1 से 10 साल, वहां पे उनको चीजें जो है ना वो पूरी नहीं मिलती, जिस वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी सफर करते हैं। फिर वो सोसाइटी में अच्छा रोल प्ले नहीं कर सकते, फिर वो अपना हेल्दी समझ लें कि कंपटीशन में शामिल नहीं हो सकते, फिर वो सारी जिंदगी उनकी जो कसरत है ना वो रह जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अगर आपके बच्चे हैं तो कोशिश करेंगे आप इस फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड में ना आए, कोशिश करें। अगर डेफिनेटली फाइनेंशियल हालात ऐसे हैं कि आपका गुजारा मुतासिर होते हैं, फैमिली आपकी टोटल मुतासिर हो जाती है। हाँ, मुतासिर होती है, तो फिर कोशिश करें। बट आप स्टिल अगर कुछ करना चाहती हैं तो फिर ये देख लें कि आपके पास 2 से 5 घंटे डेली होने चाहिए। होंगे तो ही आप काम कर सकती हैं। अच्छा, इसमें होता यूँ है कि पहले एक्साइटमेंट होती है, तो पैसा आएगा, बंदा इमेजिनेशन में बहुत कुछ बाय भी कर चुका होता है। हाँ। लेकिन जब आप आते हैं तो फिर टाइम मैनेज नहीं होता, फिर आप उससे डिसहार्ट होके, पैनिक होके आप छोड़ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप एक फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं तो आप पूरे समझ लें कि दिमाग के साथ, हाँ, पूरा माइंड बना, माइंड हो उसके लिए कि हमने करना है। अगर फोकस होना जरूरी है। डाउटफुल होके आएंगे ना तो फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कामयाब नहीं होंगे। ये भी जो सेल्फ बिलीफ है, ये भी एक एसेंस है इस फील्ड के अंदर कामयाब होने का। अच्छा, अब आप मल्टीपल काम जो है ना घर बैठी खवातीन कर सकती हैं। सबसे आसान काम तो ये है कि आप ऑनलाइन डिफरेंट स्टोर्स देखें। फैसलाबाद के बहुत सारे स्टोर्स हैं, कराची के बहुत सारे स्टोर्स हैं, और फेसबुक से आपको मिल जाएंगे। ठीक है। उन स्टोर वालों से आप रब्ता करें। ठीक है। वो आपको कैटलॉग भेजेंगे क्लॉथिंग की। ठीक है। वो कहेंगे जी ये वाला जो सूट है ये लेट्स सपोज 1200 रुपए का है। वही सूट आप क्या करें, वो अपने व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स, अपने SMS कॉन्टैक्ट्स, अपने फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, अपने इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट, उन सबको भेज दें। ठीक है। कितने का है जी? 1500 रुपए का। सिंपली उसमें से 300 रुपए भी आप बचाएं तो समझ लें कि आप
आप खुद को बिजनेस वैमन कहलाने के काबिल हो जाएंगे। हाँ, बताने का मकसद ये है। अच्छा, वैसे आजकल ये बड़ा जा रहा है, ये Exactly. बहुत ज्यादा ट्रेंड पे जा रहा है। मेरी अपनी कपड़े का काम जो है ना इस टाइम लोगों खवातीन का, क्योंकि ये बेहतरीन है वो है ना। देखें, अब इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन ना, क्योंकि एक बंदा जो शॉप बना के बैठा है उसने रेंट भी पे करना है, उसकी लाइटिंग कितनी हार्ड लाइटिंग होती है वो भी उसने करना है, बिल करना है, फिर लोग वहां पे खड़े हैं, रिसोर्सेज उसके हो रहे हैं। हाँ जी। तो उसने उन रिसोर्सेज का कहां से निकालना है? अपने कस्टमर से। बिल्कुल ऐसे। अब एक बंदा यहाँ पे मतलब घर बैठा है रख के चीजें, उसका खर्चा वो वाला बच रहा है, वो सस्ती चीज बेच सकता है। बिल्कुल ऐसे, चीज ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन वो जो दरमियान में मिडिल मैन है, वो जो खर्चा है वो निकल गया। हाँ। अब चीज भी वही मिल रही है, सस्ते दामों मिल रही है। अगर वो किसी के थ्रू भी मिलेगी फिर भी उसकी कीमत उससे कम रहेगी जो शॉप पे मिल रही है। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन। जो बेच रहा है उसकी सेल बढ़ रही है, जो दरमियान में बिकवा रहा है उसको अपने पैसे मिल रहे हैं, और जो ले रहा है उसके लिए भी विन है कि उसके वो उतने चार्जेस नहीं पे करने पड़ रहे, उसका टाइम बच रहा है, वो डेफिनेटली वो तैयार होगी, सवारी पकड़ेगी, शॉप पे जाएगी, फिर शॉप वाली चीज महंगी देगी, फिर वापस आएगी, रास्ते में 100-200 वैसे खर्च करके आएगी। तो उसके वो भी बच रहे हैं। तो इट्स अ विन विन फॉर एवरीवन, पूरे इकोसिस्टम के लिए। तो सबसे आसान काम मुझे तो जो फील होता है यही है। मतलब आप वहां से रिसेलर उनको बोलते हैं, उनको पकड़े, आप रिसेलर बन जाए, चीज आगे बेचें और उससे पैसे कमाएं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया फ्री में, और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो उससे कॉन्टैक्ट पकड़ के अच्छी से। अच्छा, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है? आप नहीं है ना, आपकी अपनी इन्वेंट्री तो है ही नहीं। ठीक है, आपने बस जस्ट उससे शॉप से तस्वीरें मंगवाई। ठीक है, तस्वीरें और मंगवाई आपने अपने दोस्तों से, अपने दोस्तों फैमिली के साथ तस्वीरें वो शेयर कर दी। ठीक हो गया। अब एक उसकी सहेली कहती है मुझे ये वाला सूट चाहिए, ओके मिल जाएगा, एड्रेस दो, एड्रेस आया, सूट आया, उसने उसको फॉरवर्ड कर दिया, उसने वहां पे उसको शिप करा दिया। सही, सिंपल सा काम है। मतलब आपने जस्ट की पब्लिसिटी और मार्केटिंग करनी है आपने, और वो जो है जो कपड़ा होगा या जो भी आपकी चीज होगी वो उस तक पहुंच जाएगी उसके थ्रू। आपने इन्वेंट्री मैनेज नहीं करनी। ठीक ठीक ठीक, ना इन्वेंट्री बाय करनी है। हाँ। अच्छा, अब नेक्स्ट फेज, इसी का नेक्स्ट फेज है। ठीक है कि अब ये तो फ्री काम हो गया, समझ लें, बिल्कुल सादा सा आसान का। अब आप इसको मजीद एक्सपैंड करना चाहती हैं। ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप अपनी एक वेबसाइट बनाएं। कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता, 2-3 हज़ार रुपए ज्यादा मैक्सिमम खर्चा होगा। ठीक है। वेबसाइट बनाएं और उसको खुद बनाना सीख लें। यूट्यूब पे इतने बड़े हैं रिसोर्सेज, वहां पे वो कैटलॉग जो आप जिनके आप रिसेलर हैं, हाँ, उनसे कैटलॉग मंगवा के उस पर छाप दें। सही है, अपनी वेबसाइट पे। ठीक हो गया। अब आप उस वेबसाइट को अपने फेसबुक पे ऐड चलाएं। उस पे भी पाकिस्तान में जो फेसबुक एड्स हैं, जो आपको स्पॉन्सर्ड एक पोस्ट नजर आ रही है, हाँ जी बिल्कुल, एक आ रही होती है, तो वो पैसे दे के फेसबुक को लगाई जाती है। अच्छा, तो आप भी वही कर सकते हैं। और पाकिस्तान में दुनिया में सबसे सस्ते जो एड्स है ना फेसबुक के, वो पाकिस्तान में है। तो कितना खर्चा हो जाता है अगर कोई अगर आपने करना? वो कोई भी आपके अपने खुद पे डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। आप 500 रुपए लगाना चाहें, आप 5 लाख रुपए लगाना चाहें, 5 करोड़ रुपए लगाना चाहें, ठीक है। वो मतलब 5 रुपए की चीज 10 बंदों तक पहुंचेगी, 5000 की 10,000 तक बंदों तक पहुंचेगी, तो इसी तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑडियंस। सही, सिंपल सा फार्मूला है, कोई इसमें रॉकेट साइंस आई नहीं। ठीक हो गया। तो आपने एड्स रन किए, वो उन लोगों तक, अच्छा फेसबुक या इंस्टाग्राम या ये जो जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ये इतने स्मार्ट हैं कि ये ऑडियंस भी आपको ढूंढ के ही देंगे। लेट्स सपोज आपका एक बच्चा है जो कि 2 साल का है, फेसबुक को पता है कि ये जो फीमेल है इसका एक बच्चा है और वो 2 साल का है। 2 साल का, हाँ। तो वो आपको आपके लिहाज से जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसकी प्रोडक्ट आपको शो करवाएंगे। सही। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा हमें स्पाई कर रहे होते हैं कि हमें हमारी एक एक चीज, एक एक एक्टिविटी का पता होता है। मतलब अभी गूगल को, फेसबुक को पता है कि मैं मुल्तान के ऐसे एरिया में बैठा हूँ जहाँ पे लोग आके इतनी देर बैठते हैं और यहाँ पे ये एक्टिविटीज यहाँ की सराउंडिंग, हाँ, और यहाँ के लोगों की बाइंग पावर कितनी है, इतना डीपली वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो हम उनकी टेक्नोलॉजी से हम फायदा उठाएं कि हमें उन लोगों तक पहुंचने में जो कपड़े लेना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना कि यार कौन कपड़े लेगा हमारे, हाँ, यार मुझसे कौन किसने लेना है, फौरन हम नाउमीदी की तरफ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये हिट एंड ट्रायल है ना, आपके 2000 जाया हो जाएगा, 5000 10,000 चले, हाँ, मैं मान लेता हूँ हो जाएगा, फाइन। क्या वैसे भी तो हो जाते हैं, वैसे भी चीजें हो जाती हैं। अगर मतलब आपने, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने फी भी तो पे किया ना, 5-10 लाख, और इतने 4-5 साल भी लगाए, तो डेफिनेटली फिर आपके हर चीज के अपने चैलेंजेस है। तो आप मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं, और ये लोग 1-1 करोड़ रुपए महीना तक सेल उठा रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे डायरेक्ट दोस्त जिसको आप कह सकते हैं। सही, हाँ, वो इतना फायदा ले रहे हैं, इतना फायदा ले रहे हैं। अब 1 करोड़ की सेल हो तो उसमें से अगर 20-30% भी बचे, हाँ, तो 20-30 लाख रुपए बनते हैं।
तो इतना पता नहीं, पोटेंशियल इतना मौजूद है। अब उसी वेबसाइट की आपने मार्केटिंग करनी है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर एक्चुअली मैं एक्सपर्ट हूँ। अब वो क्या है, वो आपका ये खर्चा भी बचा देता है, फेसबुक मार्केटिंग वाला। अच्छा, उसमें क्या होता है कि गूगल पे अगर कोई सर्च कर रहा है कि यार मुझे ये वाली क्लॉथिंग चाहिए, ठीक है, ये वाला सूट चाहिए, हाँ, तो उस कीवर्ड पे जो वो सर्च कर रहा है उस पे आपकी वेबसाइट टॉप पे रैंक करनी चाहिए। ठीक है। और पाकिस्तान में इसका कॉन्सेप्ट अभी बहुत समझने के लो है, बहुत कम है। अभी मतलब क्योंकि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं ना, हाँ, कि अभी यूं लगाएं और यूं आ जाए। हाँ। अब ये एसईओ वाला काम, ये थोड़ा सा समझ लेंगे 2-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं इसमें, लेकिन ये आपको 100 आउट ऑफ 100 बचा के देता है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रैफिक है, वो टारगेटेड है, वो खुद सर्च करके आ रही है, और वो इंटरेस्टेड भी है बाय करने में, और वो फ्री है। तो इस तरीके से भी मार्केटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दें, मतलब सूट पहने और बताएं जी ये सूट कैसा लग रहा है मुझे, और मैंने वहां से बाय किया, और इतने आजकल तो बहुत ज्यादा यूट्यूबर जो है लाइव कंटेंट बनाया, कुछ भी बाहर घूमने गए हैं तो उसका उन्होंने बना के वीडियो अपलोड कर दी। आप फेसबुक के ग्रुप्स में देखें, मतलब फीमेल्स लाइव आई होती हैं और सूट दिखा रही होती हैं कि हमें स्क्रीनशॉट सेंड करो इसका और हम आपको भेज देंगे सूट। तो बात यह कि सिर्फ एक स्टेप लेने की बात है, कि आप बस स्टेप लें, अल्लाह ताला मदद करता है। और ये भी है कि मैं एक और बात भी कहूंगा कि तवक्कल जो है ना, वो भी इंसान का स्ट्रांग होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर यहाँ से रिस्क लिखा है तो आपको जरूर मिलेगा, और ये हक हलाल की कमाई है, इसके अंदर कोई इस तरह की 2 नंबरी भी नहीं है। तो इसी तरीके से फिर आप घर बैठी खवातीन जिनकी इंग्लिश कुछ बेहतर है, वो कंटेंट राइटिंग सीख सकती हैं। ठीक है। दुनिया में इतने बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस को वेबसाइट के लिए, ब्लॉग के लिए, सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए कंटेंट चाहिए। हाँ, और बेसिकली यही हर चीज में आप देख रहे हैं, कंटेंट लाजमी है, और जिसका कंटेंट अच्छा होगा वो थोड़ा उसका सोशल मीडिया वैसे ही आपको पता है एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, वहां पर आपने तो कंटेंट अपना कुछ नहीं करना, आप वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिस तरह फाइवर है, fiverr.com, एक्सप्लोर जरूर करें, उसको जाके आप एक्सप्लोर करें, वहां पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर दें, फ्री टू ज्वाइन है, कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से अपवर्क है, इसी तरीके से लेजिट है, इसमें लिंक्डइन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको लोग क्लाइंट्स मिलते हैं, फेसबुक पे बहुत क्लाइंट मिलते हैं आपको। तो बस बात यह कि एंटर हो जाए। मैं आपको यहाँ पे एक अक्सर एग्जांपल सुनाता हूँ। अभी लेट तो नहीं हो रहे हम? नहीं, अभी हमने बस ब्रेक पे जाना है, अगर शॉर्ट है तो बिल्कुल इनसे मजीद जो है जानेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तनवीर साहब से बातें हो रही हैं, आज़ाद अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन पहले चलते हैं हम हेल्थ टिप की तरफ। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कोकोनट पे, नारियल पे आज हम बात करने जा रहे हैं। रोज़ एक ऐसा फ्रूट और या इससे रिलेटेड जो है हम चीज़ें लेकर आते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। वैसे तो ये एक बड़ी मशहूर एक आम चीज़ है, लेकिन इसका जो जायका है वो शीरी और खुश मज़ा है। आप देखते हैं इसका जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क होता है, और इसके साथ साथ इसमें जो क्या क्या मौजूद होता है वो आपको बताऊंगी। इसमें फाइबर है जी, वाइटामिन है और मिनरल से ये भरपूर होता है। इसे कसीरुल मकासिद फल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके फवाइद जो हैं वो लातादाद हैं। अगर हम बात करें कि नारियल किस तरह आपको फायदा दे सकता है, तो ये आपको जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, दमे का, उनके लिए बहुत मुफीद है। जिनको गंजपन का शिकार होते हैं लोग, उनके लिए बड़ा है। सीने की जकड़न जैसे खांसी आपको हो जाती है, आपको जलन होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। उसको बतौर दवाई भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका भी जो है वो बहुत फायदेमंद है नारियल का। और अगर हम बात करें इसके पानी की, तो पानी इसका जो है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। उससे ये होता है कि आपके जो जिस्म में पानी की कमी होती है उसको ये पूरा करता है, और साथ साथ आपकी स्किन जो है वो बड़ी अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है हमारे हमसाया मुल्क में भी जो है इसका पानी का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा किया जाता है। नारियल का पानी वहां पर लोग बहुत ज्यादा पीते हैं शौक से। यहाँ पर जरा पाकिस्तान में जो है वो उस तरीके का जो है शौक नहीं रखते, लेकिन ये है कि उसका जो पानी है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर हम बात करें नारियल का जो तेल है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे तेल बनाया जाता है, वो आपके बालों की जैसे ग्रोथ का मसला है, रुक जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। उसकी नशोनुमा करता है। सबसे अच्छी बात, जो लोग ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। उसका पानी भी और उसकी जो गरी होती है वो खाने के लिए वो बहुत अच्छी है। साथ साथ हम बात करूंगी कि जो दिल की बीमारियां, दिल की डिजीज होती हैं, उनसे आपको ये बचाता है। और इसके साथ साथ इसमें आपके नमकीन
मसरूफियात को भी ये जो है वो पूरा करता है। दिमाग और बिनाई के लिए बात कि दिमाग को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप सर पे इसका नारियल के तेल का मसाज करें तो ये आपको असाबी तनाव से भी जो है आपको फ़ायदा देता है और उसके साथ साथ आपके बालों के लिए, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हमने ये नारियल के थोड़े से फायदे आपको बता दिए कि नारियल कितना अच्छा है, तो आप लाजमी इसको खाएं, अपनी गिजा में जरूर करें। नारियल वैसे आपको पसंद है तनवीर? बहुत ज्यादा। हाँ, नारियल में मजे का है। मुझे हार्ट का भी इशू रहता है ना, तो ये आपने बताया चले। हाँ, करेंगे। आपको हार्ट का क्या मसला रहता है? मुझे VSD है, लाइक वो हार्ट में जो वॉल में सुराख होता है ना, वो बाय बर्थ है एक्चुअली। अच्छा, तो उसका ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं? ऑपरेट है इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द दुआ कीजिए। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। हमारे पाकिस्तान का ये कुल सरमाया है आप इस टाइम में, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, जिस तरह हम बात कर रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। हाँ, वो मैं एक बात कर रहा था कि एक फील्ड में एंटर होने की ना, तो मैं अफ्रीका का एक मुल्क है युगांडा ना। अच्छा। मैं वहाँ गया जंगल सफारी के लिए। तो बहुत दूर दराज एक रिजॉर्ट था, मतलब जंगल के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है। और उस जंगल में समझ लेंगे शेर, चीते, हाथी, जराफे और सारा कुछ वहाँ पे मौजूद था। ठीक है। तो यही देखने गया। तो बहरहाल जो पॉइंट है, मैं बैठा था पूल के किनारे ना, और मैं देख रहा था जंगल की जो एक हैबत होती है, एक वास्टनेस होती है उसको। तो वहां पे ना एक गोरी अपने बच्चों को नहला रही थी, और बिल्कुल छोटी सी बच्ची थी, और वो उसको उठाए और पानी के अंदर ना यूं फेंक दे। तो मैं बैठे बैठे एकदम यूं, इसको क्या हो गया ये? हाँ। मतलब यहाँ पे मार दिया ये घर से चल के। हाँ, जो हसास में कहते क्या हो गया बच्चे को ये फेंक रही है। तो मैं 1-2 मिनट बैठा रहा। मैंने कहा यार अब अच्छा भी नहीं लगता कि जाके बंदा इससे पूछे। तो बहरहाल थोड़ी देर बाद मुझसे नहीं रहा गया, मैंने जाके व्हाट्स योर प्रॉब्लम, इसको मारना चाहती हो क्या है? कहती है आप क्यों पूछ रहे हो मुझसे? मैंने कहा आई वाज क्यूरियस कि आप ये सारे कुछ। कहती है हम इसी तरह सिखाते हैं बच्चों को स्विमिंग। अच्छा, मैंने ये वाकई देखा है, जो गोरों के बच्चे होते हैं ना, वो तो हम तो बच्चों को पानी में ऐसे कहते हैं नहीं अभी डूब जाएगा। हाँ। वो लोग तो बाकायदा उनको सिखा रहे होते हैं वो। अच्छा, हर गोरा जो बच्चा ना स्विमिंग जानता है, बता आपको। और ये वहां से मैंने लर्न किया कि देखिए यार, मतलब किसी चीज के अंदर एंटर होगे तो ही आप सीखोगे। अच्छा, मैं समझता हूँ IT में बहुत वसी है, आप इसमें जितना आप ये गहराई में आप जाते जाओगे, चीजें एक्सप्लोर करते जाओगे। मैं कह रहा हूँ हंड्रेड्स ऑफ फील्ड्स हैं। अब मैं तो अब काउंट नहीं करके बता सकता ना। अब एक दफा एंटर हुए, आपको खुद ही रास्ते मिलते जाएंगे कि यार मुझे ये फील्ड मेरे लिए सूटेबल है, ये है, ये है, ये है। अच्छा, जिस तरह फेसबुक की हम बात कर रहे थे, फेसबुक से भी आपको पैसे मिलते हैं या क्या है इसका सिस्टम? फेसबुक से पैसे देता है? अर्निंग करने के मतलब बहुत सारे वेज है। अच्छा, एक तो आपको डायरेक्ट भी अर्निंग देता है अगर आपकी वीडियो है, मतलब एक डेफिनेटली क्राइटेरिया होता है। हाँ। अगर आपकी वीडियोस वायरल होती हैं तो उन वीडियोस के दरमियान में ऐड आता है। ठीक है। उस ऐड का जो रेवेन्यू होता है ना, वो आपको मिलता है। लेट्स सपोज 1 मिलियन आपके व्यूज हो गए एक वीडियो के। ठीक है। और वो एलिजिबल थी मोनेटाइजेशन के लिए, तो उसका फिर आपको रेवेन्यू मिलेगा। $1000 मिल सकता है, 500 मिल सकता है, 2000, बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट रेवेन्यू जो है ना वो कमा सकते हैं। इसी तरीके से आप वहां पे न्यूज वगैरह दें, मतलब इंस्टेंट आर्टिकल, भले ये थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप पेज बनाएं, पेज के जरिए चीजें बेचें, या पेज को खुद मोनेटाइज करें, वीडियो मोनेटाइज करें। इसी तरीके से ये पाकिस्तान में हो रहा है काम? हाँ, पाकिस्तान में। ठीक है। अभी सिलेक्टेड लोगों को अलाउ करते हैं, वो सबके लिए अभी ओपन नहीं हुआ पाकिस्तान में। ये जो मैं वीडियो की मोनेटाइज अभी, हाँ, वीडियो की मोनेटाइजेशन है वो सबके लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक कुछ है। सिलेक्टेड पेजेस को वो अलाउ करते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप कमा सकते हैं। फिर अगर आपका ग्रुप है, फेसबुक का ग्रुप बहुत बड़ा, ठीक है, आप वहां पे चीजें बेच सकते हैं, वहां पे वेबसाइट पे ट्रैफिक ला सकते हैं, मतलब यूट्यूब की वीडियो पे ट्रैफिक ला सकते हैं। मतलब वो बहुत सारे वेज हैं। एक दफा बस आपको सीखना चाहिए, आना चाहिए कि आप किस तरह कमा सकते हैं, क्या ट्रेनिंग है, क्या तरीके का। मैं कहता हूँ एंटर हो जाए, बस आप शुरू कर दें। हाँ, होगा पता क्या, जहाँ देखिए एक टीचर होने से क्या फायदा होता है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं निगेट कर रहा हूँ खुद को। फायदा क्या होता है? टीचर होने से आपका जो फासला 2 साल में तय होना था ना, वो 2 महीने में, 4 महीने में हो जाता है। इसके अलावा टीचर आपको कुछ नहीं देता। सारा कुछ आपकी अपनी मेहनत है, काम आपने भी वही करना है। हाँ। लेकिन टीचर ने जो टीचर ये बताता है कि यार जो आप ट्राई करके आप देखने वाले थे कि ये वर्क नहीं करता, टीचर आपको पहले देख के बता देगा कि यार ये वर्क नहीं करेगा, इस पे टाइम जाने का। इतना सा डिफरेंस क्रिएट करता है टीचर। गाइड बेहतर कर देता है ना आपको। देखिए वो उन चीजों के साथ उसको वास्ता पड़ चुका है, वो एक रास्ते जा चुके हैं। वो कहते हैं यार यहाँ ना जाइए, खड्डे बहुत है। बिल्कुल, टीचर बेहतर गाइड करता है ना। हाँ, तो ये टीचर का फायदा होता है। बाकी अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो हिट एंड ट्रायल होता है।
ठीक कि है। आपने वहां पे जाके देखा, अच्छा खड्डे थे, हाँ। फिर वापस आए, और आपके जाने का और आने का जो टाइम है, जो एनर्जी है, वो वेस्ट होगा। लेकिन अल्टीमेटली आप सीख फिर भी जाएंगे। हाँ, टाइम का सिर्फ Time- डिफरेंस आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा बस। तो हम भी तो, मतलब मैं अपनी बताऊं तो मैं किसी से नहीं सीखा हुआ, आपने खुद अपनी मेहनत खुद हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई, हिट एंड ट्राई। सही। मतलब अच्छा ये करके देख लिया जी, यार ये वर्क नहीं करता, कुछ और करो। हाँ, ये करके देख लिया, हाँ ये वर्क कर रहा है, इसको फिर एक्सपैंड करो। सही। इस तरीके से हम सीखे हुए लोग हैं। बस हमें इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। आज के बच्चे 2-4 साल में करोड़पति बन जाते हैं। हाँ। हमें बनने के लिए 4-5 साल, 6 साल लग गए थे। अच्छा, आपको मतलब 6-7 साल लगे? डेफिनेटली। हाँ, क्योंकि आपने डिफरेंट चीजों को हाँ, एक्सप्लोर किया और फिर ट्राई भी किया। लेकिन अब 2006 में मैं इस फील्ड में आया, और 2008 में आके मुझे प्रॉपर, जिस तरह कहते हैं ना, पैसे आने स्टार्ट हुए। सही, ठीक। तो इट टुक 2 years टू अर्न माई इवन फर्स्ट डॉलर। हाँ, तो ये भी तो 2 साल बड़े टाइम होता है। आजकल के बच्चे 2 महीने में कहते हैं ना ना ना, बस शायद कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आईटी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं पाकिस्तान में? मुस्तकबिल है ही आईटी का। आप तो मुझे ये बताएं कि बाकियों का क्या मुस्तकबिल होगा। हाँ। देखिए, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें। अब ये नहीं है, मैं अक्सर मिसाल देता होता हूँ, फनी सी है। मैं कहता हूँ न्यूयॉर्क में बैठा माइकल और चीचावतनी में बैठा हुआ अल्लाह बख्श, वो दोनों बराबर हो गए हैं। सही। आईटी ने दोनों को बराबर खड़ा कर दिया, ये लोग कंपीट कर लो। हाँ। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले यहाँ के अल्लाह रखा को जाना पड़ता था यूएसए, बड़े तगदाव करके, और फिर वहां पे सेटल होना, फिर अपनी फॉर्चून बनाने के लिए उसे 20, 30, 40 साल वहां पे रहना पड़ता था, कमाना पड़ता था। अब वो दोनों एक पेज पे आ गए हैं। हाँ, अब वो इजीली यहाँ यहीं बैठे कर सकता है। यहीं बैठे माइकल को कंपीट कर सकता है न्यूयॉर्क में बैठे हुए। बिल्कुल। तो ये आईटी के वंडर्स है ना, ये आईटी के ही समझ लें कि सारा कुछ है। सही। तो अभी फ्यूचर तो है ही आईटी का। मतलब इसमें तो दो राय है ही नहीं। अगर पाकिस्तान ने, मैं कल भी पोस्ट की अपने फेसबुक पे कि पाकिस्तान ने अगर सस्टेन करना है ना, तो आईटी की या टेक्नोलॉजी की इमरजेंसी नाफिज करना होगी मुल्क में। क्योंकि इसके देखें, पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हम आईएमएफ के पास जाते हैं या किसी भी इदारे के पास जाते हैं, वो हमें कितने पैसे देता है? ये $3 बिलियन, $4 बिलियन, $5 बिलियन, इतनी शराइत और इतना जकड़ के रख देना, और हमारी जो सेल्फ एस्टीम है वो अलग से हर्ट होती है। और इस फील्ड के अंदर देखें, ट्विटर आपको पता है कितने में बिका है? आई थिंक $138 बिलियन, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था। अब देखें, पूरे पाकिस्तान का बजट शायद उससे कहीं कम हो, सिर्फ एक वेबसाइट का। इसी तरीके से इंडिया का एक स्टार्टअप है बेजूस, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्कूल को खत्म कर दिया ना, स्कूल को ऑनलाइन कर दिया। और वो स्टार्टअप बड़े सगीर का पहला स्टार्टअप है जो फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर कर रहा है। अच्छा। आज तक पिछली पूरी हिस्ट्री में दुनिया की किसी बड़े सगीर के किसी स्टार्टअप ने फीफा वर्ल्ड कप में स्पॉन्सर नहीं कर सका, क्योंकि इतना हाई उसका वो पैसे होते। तो ये कर रहा है। तो आप पावर देखें कि इंटरनेट आगे, अभी आप इंडिया के चैनल्स उठा लें, आपको ऐड किस तरह के, पहले तो होते थे सिगरेट के एड्स, अब क्या शो होंगे? अब आपको स्टार्टअप, कोई पेमेंट का स्टार्टअप होगा, कोई एजुकेशन का स्टार्टअप होगा, कोई मतलब ट्रांसपोर्ट का स्टार्टअप होगा। इसी तरीके के स्टार्टअप्स आपको नजर आएंगे। अच्छा, आप नहीं समझते हमारे जो इस टाइम एजुकेशन सिस्टम है उसको कितना बेहतर करने की जरूरत है? उसमें अभी आप उस तरह का काम नहीं हो रहा। बच्चों के ऊपर किताबें तो लाद दी गई हैं, लेकिन बच्चों को जो ट्रेनिंग देनी चाहिए। मेरे ना मोस्टली हर चीज के ना दो पहलू से मैं देखता हूँ। अगर मेरे सामने बच्चे बैठे होते इस वक्त, अगर बच्चे कह रहे होते कि सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का एजुकेशन मसला है, तो मैं तो एज अ टीचर मतलब डंडा उठा लेता और उनको कहता चलो ये मुर्गा बन जाओ। क्यों? क्योंकि ये बहानेबाजी है। जो हम में से हीरोज निकले हैं वो भी तो इसी टाट के पढ़े हुए हैं ना। मैं खुद टाट वाले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि बच्चे नहीं बैठे, हम आपस में एक पॉलिसी लेवल पे डिस्कशन करें, तो डेफिनेटली इश्यूज हैं, इसमें तो दो राय नहीं है। और मुझे लगता है लोग कहते हैं यूनिवर्सिटीज को बेहतर बनाओ, मैं कहता हूँ प्राइमरी स्कूल को बेहतर बनाओ। हाँ, क्योंकि वहीं से तो फाउंडेशन वो है। हाँ, वहां से फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं बनी हुई होगी तो बच्चा, बेस ही नहीं बनेगी तो कैसे बच्चा आगे चलेगा? बिल्कुल ऐसे। तो हमें उन प्राइमरी स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील करने की जरूरत है। और अभी आप प्राइवेट स्कूल की बात करो तो जो मेरे दोस्त, जो मेरे अहबाब जिनको कहीं जॉब नहीं मिली, जो कुछ कर नहीं सकते थे, वो क्या हुआ? वो टीचर लग गए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और वो जिनकी खुद अल्लाह माफ करे, मतलब मैं उस तरीके से नहीं कह रहा, लेकिन बहरहाल जो खुद स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, अब वो बच्चों को पढ़ाएंगे कि जिंदगी में कामयाब कैसे होना है। ये अनफॉर्चुनेट बात है। हाँ, अलमिया है ना ये हमारे पास। फिर उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको अप टू डेट रखना चाहिए।
तो बहरहाल ये तो फिर दुखड़े छेड़ दिया। अच्छा, आजाद से भी जानते हैं, आजाद आपको किन प्रॉब्लम्स का वैसे सामना करना पड़ा? फाइनेंशियली बहुत ज्यादा, मतलब कि नहीं सपोर्ट नहीं किया जाता आर्टिस्ट को। हाँ हाँ। वही बात के मतलब डिग्री देखेंगे या किसी की बैकग्राउंड, तो काम को वैल्यू नहीं देते। तो और अभी कैसा सीखने में response? मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। अच्छा, मतलब टीचर्स नहीं सिखाते थे? मुल्तान में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मतलब इसलिए आप फिर आपने मूव ऑन किया? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, ठीक बहुत है। फेमस पर्सनैलिटी है हाँ। मुल्तान की, बहुत बड़े उस्ताद हैं। अलीजाद निजामी साहब के पास जाने से पहले मैं उनके पास गया था। अच्छा। तो सराइकी हैं, मुझे मैं सिफारिश लेके गया था किसी की। अच्छा। वो उनके जानने वाले थे जिनको लेके गया हूँ मैं। ठीक है। तो उनको कहते कि यार असाइना को सिखा देता है, सारी औलाद को कौन पूछती। तो उन्होंने नहीं सिखाया। नहीं सिखाया। नहीं, ये बड़ी गलत बात है। मैं कहती हूँ शायद जो आपको फन आता है वो बांटना चाहिए। जैसे तनवीर साहब ने जो है वो काम एक सीखा टीचर थे, और अब उनके आके सिखा रहे हैं। सीनियर हैं वो, मतलब मोस्ट सीनियर, मैं दादा उस्ताद कहूंगा उनको। उनके घर पे हम गए तो वो स्केच कर रहे थे किसी का, तो हमें देखकर उन्होंने स्केच उल्टा करके रख दिया। अच्छा। हम ऑलमोस्ट कुछ नहीं 2 घंटे वहां बैठे रहे होंगे। जिस कस्टमर का वो स्केच था वो कस्टमर भी आ गया, वो भी आधा घंटा बैठा रहा और वो स्टिल मिन्नतें करता रहा, सर मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना है, प्लीज ये कर दो। सर ने स्केच मजाल है कि सीधा भी सीधा किया हो। हम उनकी बैठक से बाहर निकले, फिर उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब कि वो किसी के सामने करना भी नहीं पसंद करते, सिखाना तो दूर की बात है। अच्छा, आपने बना लिया क्योंकि टाइम हमारे पे बहुत अब बिल्कुल खत्म होने वाला है, ऑलमोस्ट हो गया डन। वाह जी वाह, आपने तो कमाल कर दिया। थोड़ा सा कि मैं लग रही हूँ। ये तनवीर बताएंगे। तनवीर मेरी ये सीधा करें जरा, आजाद कैमरे में नजर आ सके ना। बनाइए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी लगी। मैंने पिक्चर्स जो है वो काफी बेहतर। अच्छा, आर्ट को वैसे भी वाकई इन चीजों को प्रमोट करना चाहिए। हमारे यहाँ ये चीजें प्रमोट नहीं की जा रही। जैसे ये मुजस्मा साजी भी करते हैं, माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड हैं। अभी तो इनसे बातें नहीं हो सकी ये स्केच करने में। बताऊं, आप सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूं, ये मुजस्मा साजी ये फेसबुक पे ही सिर्फ अपना पेज बना के वैसे मैं प्रमोशन स्टार्ट कर दें। हाँ, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की। यूट्यूब पे भी और मैं फेसबुक पे इस पे काम कर रहा हूं। ये काम स्टार्ट करें। अच्छा जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। तनवीर, आप अपनी मसरूफियत से जो है टाइम निकाल कर हमारे पास आए शो में, बहुत अच्छा लगा। आजाद, आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।